Good morning, students. In this part of the nuclear magnetic resonance spectroscopy, we will discuss about the different applications जो भी अभी तक हमने रीड आउट किया है अपने फुल चैप्टर के अंदर, अपनी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर के एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, वो सारी उसकी एप्लीकेशंस कहलाती हैं। अब हम उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहली और जो मेन एप्लीकेशन है पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो क्या थी कि हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस के ऊपर हम किसी भी जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम डिटरमाइन कैसे करते थे कि उस कंपाउंड के अंदर हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। मींस ऑल द प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट। If all the proton are equivalent, then these all proton will give only one signal and so on। इस टाइप से हम पता लगा लेते हैं किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में। So the first application of the PMR spectroscopy is to detect the type of proton or the structure of the compound, means we can identify the given compound in this way। एग्जाम्पल हम लेते हैं एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का। मान लीजिए हमारे पास ये एन प्रोपाइल ब्रोमाइड हमने ले लिया, तो इसके अंदर आपके कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर हम इसको स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड है, हम हमारे पास उसका स्पेक्ट्रा होता है। तो स्पेक्ट्रा के अंदर हम क्या देखेंगे? सबसे पहले स्पेक्ट्रा के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे उसमें सिग्नल कितने हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर उतने ही टाइप के प्रोटॉन्स हैं जितने टाइप के जितने उसमें सिग्नल होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एन प्रोपाइल ब्रोमाइड होता और ये कोई अननोन कंपाउंड होता, तो हम इसको नॉन मान के इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके पास मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें 3 टाइप के प्रोटॉन हमें दिख रहे हैं। तो हमारे स्पेक्ट्रा के अंदर हमें कितने सिग्नल दिखने चाहिए? 3 सिग्नल ही आने चाहिए, और वो अलग-अलग वैल्यूज पे आने चाहिए, क्योंकि सभी का केमिकल इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है। क्योंकि जो माइनस आई इफेक्ट है ब्रोमीन का, इस माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, जो ये ब्रोमीन जो एच वाले जो प्रोटॉन है ये, इनके चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, इनकी डीशील्डिंग करेगा टू ए लार्ज एक्सटेंट एज कंपेयर टू एचबी और द एचसी प्रोटॉन्स। तो इसीलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो इसमें कितने हैं? 3 हैं। तो सिग्नल्स हमें कितने मिले? 3 ही मिले। अब इनकी पोजीशन भी अलग होगी। मोस्ट जो डीशील्डेड जो प्रोटॉन है वो आपके देखो आपके एच वाले हैं, तो इसलिए देखो ये एच का सिग्नल यहाँ पे आ गया, डेल्टा वैल्यू 3.45 पीपीएम के ऊपर। उसके बाद क्योंकि नेक्स्ट जो प्रोटॉन है उनकी जो डीशील्डिंग है थोड़ी कम हुई है बाय द माइनस आई इफेक्ट बी आर, तो इसलिए उसका जो सिग्नल आएगा टीएमएस के नजदीक आएगा, क्योंकि टीएमएस के जो प्रोटॉन्स होते हैं मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे हमने बताया था उनकी डेल्टा वैल्यू 0 है। तो जो शील्डेड प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं उनका सिग्नल टीएमएस के नजदीक आता है, और जितनी ज्यादा डीशील्डिंग होती चली जाती है उनका सिग्नल टीएमएस से दूर, इस डेल्टा वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो उसी बेसिस पे हमने बताया मोस्ट जो डीशील्डेड प्रोटॉन है इस कंपाउंड के अंदर, वो आपके वो होंगे उस कार्बन के ऊपर जो अटैच है, जिसकी कार्बन के ऊपर कौन है बोलो? बी आर भी अटैच है, माइनस आई इफेक्ट बी आर। तो औरों के जो सिग्नल आएंगे अब इसके ए वाले सिग्नल के राइट में ही आएंगे, मीन टुवर्ड्स टीएमएस होगा। देखो नेक्स्ट बी का सिग्नल आ गया 1.9 पीपीएम के ऊपर, और नेक्स्ट जो सिग्नल आएगा एचसी का वो 1.1 पीपीएम के ऊपर। और इनकी इंटेंसिटी भी हमें क्लियर दिख रही है, जो हम इंटीग्रेशन प्रोसेस के द्वारा जब हम साथ के साथ इंटीग्रेशन भी करते हैं, और उसके द्वारा इनकी हाइट का पता चल जाता है, जिससे हमें पता चलता है इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। देखो जो हम इंटेंसिटी कह रहे हैं कि रेशो क्या है, 1:2:3। तो ये जो रेशियो आई ये कैसे आई? ऑन द बेस ऑफ द हाइट। देखो जो ये ए की जो हाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जो प्रोसेस चलती है, जो हमने आपको पीछे बताया भी था कि जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा कोई सबसे पहले जब हम इंटीग्रेशन प्रोसेस चलते हैं तो हमारी हॉरिजॉन्टल देखो इस टाइप से लाइन आनी होती है। उसके बाद जैसे ही सिग्नल स्टार्ट होता है आपकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, फिर फ्लैट हो जाता है हॉरिजॉन्टल, फिर हाइट इंक्रीज हो जाती है। जब सी का सिग्नल आता है फिर हाइट देखो ऐसे इंक्रीज हो जाती है। तो यानी फिर हम क्या करते हैं, जो ये हाइट ऐसे इंक्रीज हुई है तो हर एक जो हाइट होती है उसको मेजर कर लेते हैं, और फिर हाइट को मेजर करने के बाद हम इनकी रेशो ले लेते हैं। जो रेशो आती है यहाँ पे वही आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली देती है। तो वो रेशो क्या आई यहाँ पे? 2:3 वो यहाँ पे रेशो आ चुकी है। तो जिससे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता चलता है कि आपके ए टाइप के प्रोटॉन 2 है, बी टाइप के प्रोटॉन 2 है, सी टाइप के प्रोटॉन 3 है। वो हमारे पास ये एनएमआर स्पेक्ट्रा होता है। उसके अंदर इंटीग्रेटर के द्वारा जो ये इस टाइप से जो हमने लाइन अभी दिखाई है, डिफरेंट जो प्लेट्यूज दिखाए, तो प्लेट्यू टू प्लेट्यू हमने जो हाइट देखी आपकी वो वहां पे गिवन होती है स्पेक्ट्रा के अंदर।
तो उनकी हम रेशियो ले लेते हैं, जिससे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो टाइप ऑफ प्रोटॉन का कैसे पता चला कि कितने सिग्नल आए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का कैसे पता चला, बाय इंटीग्रेशन प्रोसेस, जैसे अभी हमने आपको बताया। उसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल, फिर हमें पता चलता है कि जो प्रोटॉन है उसके नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं, वो भी स्पेक्ट्रा के अंदर हम देख लेते हैं। अब जैसे इस कंपाउंड के अंदर आपको क्लियर दिख रहा है, जैसे ए टाइप के प्रोटॉन है, उसके नेबरिंग प्रोटॉन ए टाइप के बोलो कितने हैं यहाँ पे, एच ए के नेबरिंग ये एच बी वाले दो ही प्रोटॉन है, तो n+1 फार्मूला देखो ये ट्रिपलेट के अंदर आएगा, तो ट्रिपलेट दिखाई देगा हमें स्पेक्ट्रा के अंदर। उसके बाद जो ये आपके बी टाइप के प्रोटॉन है, अगर ये सारे इक्विवेलेंट होते जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो क्या होता है यहाँ पे 3 और 2 5, यानी 5+1 6 हेक्सटेट में टूट जाएगा। लेकिन मोर करेक्टली मैंने आपको बताया था, अच्छे से हम देखते हैं तो कई बार स्पेक्ट्रा जो होता है उसके अंदर यहाँ पे हेक्सटेट नहीं दिखाई देता, यहाँ पे क्या दिखाई देता है, जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है, बेसिक जो फार्मूला होता है इसको डिटरमाइन करने का, वो हमने आपको बताया भी था। वो बोलो क्या था फार्मूला, वो फार्मूला हमारा ये था कि जो दोनों आपके जो प्रोटॉन्स हैं एच बी के राइट और लेफ्ट में, उनका केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं है। इधर आपके प्रोटॉन्स 2 है एच ए वाले, देखो एच बी का जो केमिकल इन्वायरमेंट है तो 2+1 हो गया, और इधर क्या हो गए 3+1 हो गए, क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट अलग होगा, और इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 × 3 = 12 लाइन्स के अंदर। तो जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हेक्सटेट बनेगा, हेक्सटेट की बजाय आपके क्या होगा यहाँ पे 12 लाइन्स आ जाएंगी यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो उसके बाद मींस बी जो सिग्नल है वो 12 लाइन्स देगा हेक्सटेट की बजाय। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि अब सी के बारे में, जो सी के जो प्रोटॉन्स हैं वो तो क्या करेंगे बोलो, वो देंगे यहाँ पे ट्रिपलेट। क्यों देंगे ट्रिपलेट? क्योंकि एच सी के जो नेबरिंग जो प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, एच सी के जो नेबरिंग प्रोटॉन्स है वो तो 2 है। कौन से 2 हैं? देखो ये आपको दिख रहे हैं, ये जो ये रहे 2 इधर, तो इसलिए 2+1 3 ट्रिपलेट में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर इंटेंसिटी हम देख सकते हैं इनकी, 1:2:1 ट्रिपलेट है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि किसी भी हमारे पास गिवन क्या आता है, जब हम कोई भी लैब के अंदर कोई वर्क कर रहे होते हैं, कोई अननोन रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर से कंपाउंड को सेपरेट करने के बाद जब हम उनको एनएमआर स्पेक्ट्रा के लिए यूज करते हैं, तो उनका एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हमारे पास स्पेक्ट्रा आ जाता है। तो स्पेक्ट्रा के अंदर हम क्या देखते हैं, स्पेक्ट्रा के अंदर हमें दिखाई दिया, देखो ये लो पावर का यूज किया 60 मेगाहर्ट्ज का, तो हमें ये 3 लाइंस दिखाई दी, तो इसका मतलब 3 टाइप के प्रोटॉन है। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से देखो ये प्लेटो टू प्लेटो, देखो ये हाइट देखी हमने, ये ए वालों की हाइट क्या थी, बी वालों की हाइट क्या थी, सी की, इनकी हमने रेशियो देखी A:B:C, तो वो रेशियो 2:2:3 आई, तो उससे पता चला कि जो ए टाइप के प्रोटॉन 2 है, बी टाइप के प्रोटॉन 2 है, सी टाइप के प्रोटॉन 3 है। उसके बाद नेबरिंग प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट देखा कि ए के नेबर में कौन है, बी के नेबर में कौन है, सी के नेबर में कौन है, तो वो हम मल्टीप्लिसिटी के बेसिस के ऊपर देखते हैं कि ए का जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट में टूट गया, इट मींस जो ए के नेबरिंग प्रोटॉन है वो 2 ही है। बी का जो सिग्नल था वो आपके मान लीजिए हेक्सटेट में टूटा है, तो नेबरिंग प्रोटॉन 5 है कि एक साइड में 3 एक साइड में 2 एंड सो ऑन, या 12 लाइंस में टूटा, तो अभी हमने बताया किस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं। सी टाइप का देखो जो सिग्नल था वो आपका यहाँ पे ट्रिपलेट के अंदर टूट गया, ट्रिपलेट में क्यों टूटा होगा, उसके नेबरिंग प्रोटॉन 2 है, तो देखो जो एच सी है उसके नेबर में प्रोटॉन 2 ही है। तो इस टाइप से हम आपके स्पेक्ट्रा को देख के ये पता लगाते हैं कि हमारे पास जो जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन एटम जो है उसकी चेन के ऊपर कितने एच लगे हुए हैं, तो इस टाइप से हम किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन अकेला यही यूजफुल नहीं, जब भी हम किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं तो उसके साथ साथ हम एनएमआर के साथ साथ आईआर को भी देखते हैं, मास स्पेक्ट्रा भी देखते हैं, सभी स्पेक्ट्रा को इकट्ठा करके तभी हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। मान लीजिए हम लैब के अंदर कोई वर्क कर रहे हैं, कोई रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन हमारी कोई प्रोसीड कर रही है, तो हमें कैसे पता चले कि रिएक्शन एक्चुअल में प्रोसेस में भी है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी रिएक्टेंट होते हैं, हम सबसे पहले उनका स्पेक्ट्रा पहले ही ले लेते हैं, जो हमारे नॉन कंपाउंड होते हैं उनका स्पेक्ट्रा लेके हमने साइड में अपने पास रख लिया। उसके बाद हमने जो हमारा कंटेनर था उसके अंदर अपने रिएक्टेंट को मिक्सअप किया, रिएक्शन हमने स्टार्ट कर दी। फिर आफ्टर द रेगुलर इंटरवल्स हम दोबारा से जो मिक्सचर होता है हम फिर अपना स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं जो पहले आई हुई पीक थी, क्या उनकी पीक की पोजीशन के अंदर, उनकी डेल्टा वैल्यू के अंदर कोई चेंज आया है या नहीं आया है।
अगर उनकी अंडर द सिमिलर कंडीशन, जो पहले हमने कंडीशन ली थी, जिन कंडीशंस के ऊपर जो सॉल्वेंट हमने यूज किया स्पेक्ट्रा लेने के दौरान एंड सो ऑन, कंडीशन हमारी सेम रहनी चाहिए। तो अंडर द सिमिलर कंडीशन अगर हम दोबारा स्पेक्ट्रा लेते हैं आफ्टर द रेगुलर इंटरवल्स और हमारे स्पेक्ट्रा के अंदर चेंज आता है, इट मींस द रिएक्शन इज अंडर प्रोसेस। जो रिएक्शन है वो अंडर क्या है, बोलो, प्रोसेस है। तो चेंज क्या क्या आ सकता है उसके अंदर, जो नंबर ऑफ सिग्नल है उनमें चेंज आ सकता है, और जो सिग्नल थे उनकी फर्दर स्प्लिटिंग होगी पीक्स में, तो उसमें चेंज आ सकता है। कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज आ सकता है। तो इट मींस अगर हमें कोई चेंज दिखाई देता है तो इट मींस हमारे न्यू प्रोडक्ट्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन का पता चलाना। तो मींस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम प्रोग्रेस का पता लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ली, हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है CH3CH2Br, हमने उसकी रिएक्शन की एक्वस QH के साथ, वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, Br रिप्लेस हो गया, और यहाँ पे बोलो कौन सा ग्रुप लग गया, यहाँ पे ये OH, देखो ये OH ग्रुप यहाँ पे लग गया। तो फिर इसका स्पेक्ट्रा देखो कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास पहले तो इथाइल ब्रोमाइड ही था, ब्रोमो इथेन ही था, तो इसके माइनस आई इफेक्ट से उधर माइनस आई इफेक्ट ऑक्सीजन का चलेगा, यहाँ पे Br का था। अब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो जो ब्रोमो इथेन है इसमें तो दो ही टाइप के प्रोटॉन है, क्योंकि दो कार्बन थे, एक कार्बन के ऊपर HA वाले CH2 मतलब एक टाइप के प्रोटॉन, CH3 दूसरे टाइप के प्रोटॉन है, दो ही प्रोटॉन तो दो ही सिग्नल आएंगे। जबकि इथेनॉल के अंदर आपके 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन हो चुके हैं, क्योंकि Br को हट के OH आ चुका है, तो OH वाला सिग्नल भी अपीयर होगा, इसका मतलब इसमें 3 सिग्नल आएंगे। तो शार्प इंडिकेशन होगा, पहले सिग्नल 2 थे और आफ्टर सम टाइम जब हमने स्पेक्ट्रा लिया तो उसमें सिग्नल आपके 3 आ चुके हैं। फर्दर स्प्लिटिंग में भी डिफरेंस दिखाई देगा, इनकी जो पोजीशन उनमें भी डिफरेंस दिखाई दे जाता है। सिग्नल की पोजीशन के अंदर जो दो सिग्नल आएंगे ब्रोमोइथेन के अंदर, इसमें एक डेल्टा वैल्यू 3.4, दूसरे की डेल्टा वैल्यू 1.7 है। आप अगर इथेनॉल का स्पेक्ट्रा देखेंगे तो जो ए टाइप का जो सिग्नल है OH वाला, वो 5.3 ppm के ऊपर सिग्नल दिखाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन ने डीशील्डिंग HB की है, तो फिर 3.62 के ऊपर ये सिग्नल आ जाएगा। फिर सी वाला सिग्नल आ जाएगा 1.17 ppm के ऊपर। फर्दर स्प्लिटिंग भी दिखाई देगी। देखो आपका जो हमने इस कंपाउंड ले रखा है, क्योंकि इसमें मॉइस्टनेस भी है, देखो एक्वस QH डाल रखा था हमने, फास्ट केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस चलेगी, तो OH वाला जो H है इसके ऊपर जो नेबरिंग प्रोटॉन्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा ड्यू टू द फास्ट केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस। तो HA वाले का जो सिंगलेट ही रहा, तो इसलिए जो HB वाले प्रोटॉन है देखो ये क्वाड्रेट में टूट गए, क्योंकि HB के जो नेबरिंग OH वाला H है उसका तो कोई इफेक्ट होगा नहीं ड्यू टू द फास्ट केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस। तो HB के ऊपर इफेक्ट किनका पड़ा, HB के ऊपर इफेक्ट हुआ सिर्फ ये HC वाले प्रोटॉन्स का। तो HC वाले प्रोटॉन 3 है, तो 3 + 4 1 4। देखो B वाला जो सिग्नल है यहाँ पे देखो 4 क्वाड्रेट के अंदर स्प्लिट हुआ है। अगर हम उसके बाद HC का देखें तो HC के नेबरिंग प्रोटॉन देखो इधर कौन है, ये HB वाले कितने हैं, ये 2 है, इस कार्बन के ऊपर 2 H लगे हुए HB वाले, तो इसलिए 2 + 1 देखो C का जो सिग्नल है ये आपके ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिट हो गया। जबकि ब्रोमोइथेन में हमने देखा था तो क्या था, HA वाला जो सिग्नल था, HA के नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं, CH3 वाले 3 थे, तो आपका A टाइप का जो सिग्नल है जिसकी डी शील्डिंग ज्यादा थी, इसलिए देखो TMS से ज्यादा दूर है, इसलिए ये किस में आपका स्प्लिट हुआ, ये क्वाड्रेट के अंदर। हमने 300 मेगाहर्ट्ज के ऊपर स्पेक्ट्रा ले रखे हैं, तो इसलिए डायरेक्ट हमने उनकी फर्दर स्प्लिटिंग भी शो कर रखी है। बी टाइप वाले प्रोटॉन के नेबरिंग बोलो कितने, दो ही थे, तो 2 + 1 3, देखो ये आपके 3 के अंदर आपके ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिट हो चुका है। तो इंटेंसिटी क्या है इनकी, इंटेंसिटी भी देखी जाएगी इनकी क्या क्या है। वो इंटीग्रेशन प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, साथ के साथ हम इंटीग्रेशन तो करते ही हैं। कैसे बताया था मैंने अभी आपको, देखो जब तक कोई सिग्नल नहीं आता हमारे पास, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहती है, उसके बाद जैसे ही सिग्नल आता है आपकी प्लेटू टू प्लेटू, आपकी देखो हाइट इंक्रीज हो गई, फिर सिग्नल आना बंद हो गया, तो देखो आपकी फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, फिर सिग्नल आ गया, फिर देखो हाइट आ जाती है। तो फिर हम ये प्लेटू टू प्लेटू, देखो ये हाइट हम मेजर कर लेते हैं। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर हाइट आ गई, ये 3 आ गई, तो देखो रेशो क्या होगी 2:3। या ये हाइट 4 आ गई तो वो 6 आ जाएगी, तो मीन्स रेशो 2:3 रहेगी, जिससे पता चलेगा हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। ऐसे ही हम यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रोसेस भी साथ के साथ करते हैं, स्पेक्ट्रा के अंदर ये इंटीग्रेशन प्रोसेस साथ के साथ दिखती है। तो हाइट हम मेजर कर लेते हैं और उससे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का भी अंदाजा लगा लेते हैं साथ के साथ, तो फुल इंफॉर्मेशन हमें स्पेक्ट्रा से मिलती रहती है। तो देखो रेशियो ऑफ प्रोटॉन्स जब इसके अंदर इंटीग्रेशन प्रोसेस चलेगी
तो उससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन की रेशियो क्या आएगी, 1:2:3, क्योंकि ये हाइट के अंदर डिफरेंस से आता चला जाएगा। मल्टीप्लिसिटी जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि, तो इस टाइप से हमें कंप्लीट स्पेक्ट्रा हम देखते हैं और उससे हमें प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन का पता चल जाता है। तो ये थी सेकंड एप्लीकेशन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि वी कैन डिटरमाइन द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, वेदर द रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोसीड और नॉट। नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है, किसी भी जो कंपाउंड है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को तो हमने चेंज नहीं कर दिया, जैसे प्रोग्रेस में भी हमने यही तो देखा था कि जो Br लगा हुआ था पहले ब्रोमोइथेन, तो Br की जगह हमने क्या लगा दिया था, Br की जगह हमने क्या लगा दिया था, OH ग्रुप आ गया था, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट से वो डीशील्डिंग इफेक्ट अपना ज्यादा दिखाएगा, जिससे डेल्टा वैल्यू में तो चेंज आना ही होता है। तो मींस किसी भी कंपाउंड को हमें स्टडी करना हो कि ये कंपाउंड के अंदर आपके अगर हम दूसरा ग्रुप लगा दे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या फर्क पड़ता है, डीशील्डिंग वो करता है या नहीं करता है, तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो कंपाउंड लिए, एक हमारे पास ये क्लोरोमीथेन है, दूसरा फ्लोरोमीथेन है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप जानते हैं, तो जिसकी वजह से फ्लोरीन क्या करेगा, अपने माइनस आई इफेक्ट से ये ज्यादा डीशील्डिंग करेगा, देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। Cl का भी माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन इसका माइनस आई इफेक्ट कम होगा एज कम्पेयर टू द फ्लोरीन। तो जो फ्लोरोमीथेन है इसके अंदर जो आपके प्रोटॉन दिखा रखे हैं, जिसको हमने एच भी लिख रखा है, दे आर मोर डीशील्डेड, इनकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन तो आपके टीएमएस के होते हैं, जो स्टैंडर्ड कंपाउंड हम यूज करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा के दौरान, उसकी डेल्टा वैल्यू हम 0 मान के चलते हैं। उसके बाद और सभी प्रोटॉनों का जो सिग्नल आता है उसके लेफ्ट साइड में आता है डेल्टा वैल्यू 0 से 10 तक की, जो हमारी बेसिक रेंज है उसके अंदर। तो डेल्टा वैल्यू यहाँ पे किसकी आएगी, बी टाइप के प्रोटॉनों की डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ए टाइप प्रोटॉन्स, क्योंकि जो बी टाइप के प्रोटॉन है, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द फ्लोरीन, दे गेट डीशील्डेड टू ए मोर एक्सटेंट देन द Ha protons which are deshielded by the less electronegative Cl atom. तो देखो, with the increase of the electronegativity of the atom, deshielding will occur, electron density around the H atom will decrease, और जिसकी वजह से the proton will resonate at the higher value of delta, क्योंकि डीशील्डेड हो गए हैं, तो अब उनको रेजोनेट करने के लिए बाहर से हमें कम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ही देनी पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो कम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वो रेजोनेट कर जाएंगे, लो फील्ड के ऊपर रेजोनेट कर जाएंगे, लो फील्ड का मतलब हाई डेल्टा वैल्यू के ऊपर वो रेजोनेट करते हैं। तो ये हमने इफेक्ट देखा। तो आप देखें, ये ए टाइप का जो सिग्नल था, देखो टीएमएस के नजदीक है, फ्लोरीन लगाया तो देखो थोड़ा दूर चला गया सिग्नल। तो इस टाइप से हम वी कैन डिटेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम और द ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड, के कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, क्लोरीन है, दोनों से क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हमने इकट्ठा दिखा दिए कि स्पेक्ट्रा में अगर हम दोनों का मिक्सचर लेते हैं, दोनों कंपाउंडों को मिक्सअप कर देते हैं, तो हमारा स्पेक्ट्रा ऐसा होगा। अगर हम अलग अलग स्पेक्ट्रा लेते हैं तो अलग अलग पीक दिखाई देंगे, एक में ए ही सिग्नल होगा, फ्लोरोमीथेन का स्पेक्ट्रा लेंगे उसमें सिर्फ बी का सिग्नल होगा। ये दोनों इकट्ठे दिखाने का मतलब सिर्फ आपको समझा रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास मिक्सचर है तो ऐसा होगा। इसके बाद हम क्या स्टडी कर सकते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारी, हम वी कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल का मतलब मान लीजिए आपके पास एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है, 3 कार्बन वाला कोई कंपाउंड है, एन है मतलब स्टेट चेन के अंदर है आपके सारे कार्बन, या स्टेट चेन में नहीं, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। मींस the pair of the compounds which have the same molecular formula but differ in their structural arrangements। structural arrangement कई तरह की हो सकती है, वो चेन आइसोमर भी हो सकते हैं, वो आपके पोजीशन आइसोमर भी हो सकते हैं, मेटामर्स हो सकते हैं, टोटोमर्स हो सकते हैं, these all are the types of the structural isomers। तो किसी एक टाइप को अभी हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एन प्रोपाइल ब्रोमाइड और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है। जितनी भी एप्लीकेशन है आप ये मान के चले, एवरी एप्लीकेशन इन इटसेल्फ इज ए क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, उसके ऊपर कोई भी एक क्वेश्चन बनता है, तो हर एप्लीकेशन को आप एक क्वेश्चन मान के चले, क्योंकि ये चीज हम पहले भी देखो डिस्कस कर चुके हैं। तो हम एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, फिर पेज के बीच में आप एक लाइन ड्रा करते हैं, दोनों की कंपेरेटिव पॉइंट साथ के साथ आप लिखते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास, ये देखो इस टाइप से आप स्पेक्टर ड्रा करेंगे एग्जाम के अंदर। कंपाउंड की पहले स्ट्रक्चर ड्रा करें, आपको स्ट्रक्चर ही पहले आनी चाहिए कि एन प्रोपाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर क्या है, मींस ब्रोमो प्रोपेन की स्ट्रक्चर क्या है, आइसो
प्रोपाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर क्या है। कई बार ये कॉमन नेमिंग दे देते हैं, जैसे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का आईपैक नेम तो क्या है, उसका आईपैक नेम है ब्रोमो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। इसके अंदर भी 3 ही कार्बन है, 1 2 3। अगर हम इसकी नंबरिंग करें, देखो इसको अगर हम नंबर 1 दे दें, ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 कार्बन है, तो 2 के ऊपर बी आर लगा हुआ है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम आ जाएगा। वो उसको बोलेंगे तो 1 ब्रोमो प्रोपेन उसका नाम आ जाएगा। तो मीन्स ये आइसोमर है। तो कई बार आपके आईपैक नेमिंग दे सकते हैं, कई बार आपके कॉमन नाम भी दे सकते हैं। तो इस टाइप से आपको दोनों तरह की चीजें आनी चाहिए। तो उसके लिए हम आपको पहले ही अपनी आईपैक नेमिंग के लेक्चर के दौरान आपको सारी चीजें सिखा चुके हैं। स्ट्रक्चर ड्रा करनी, कोई फार्मूला दे रखा तो कैसे स्ट्रक्चर ड्रा की जाती है, तो आईपैक नेमिंग आपको आनी ही चाहिए। तो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दोनों के अंदर देखें, आपके एन प्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो कितने हैं, ए बी सी, 3 टाइप के प्रोटॉन हैं। वो कार्बन जिससे बी आर अटैच है उनका केमिकल इन्वायरमेंट अलग है, नेक्स्ट वालों का अलग। तो बी आर का इम्पैक्ट हर एक कार्बन के ऊपर जो प्रोटॉन अटैच है उनके ऊपर अलग अलग होगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस आपका इंक्रीज होता चला जाता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी डिक्रीज होता चला जाता है। तो ज्यादा डी शील्डिंग बी आर किसकी करेगा, एच ए की एज कम्पेयर टू एच बी एज कम्पेयर टू एच सी। तो 3 सिग्नल आएंगे इसमें। और आपके आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में देखें तो वो कार्बन जिसके ऊपर बी आर है उससे एडजेसेंट दोनों कार्बन के ऊपर CH3 ही है। इट मींस ये जो दोनों CH3 इनका केमिकल इन्वायरमेंट बोलो कैसा है, एक जैसा है। इसका मतलब जो CH3 है, 6 के 6 प्रोटॉन का केमिकल इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट एक ही जैसा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आपका बी आर जो पोजिशन टू के ऊपर अटैच है वो दोनों के ऊपर इक्वल इम्पैक्ट डाल रहा है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास 2 ही टाइप के प्रोटॉन होंगे, ए और बी। और फिर होगा क्या कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे इस कंपाउंड के अंदर जो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड था इसके अंदर, तो जो ए टाइप के जो आपके प्रोटॉन है उनके बोलो नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं, वो 3 ही है। देखो एच बी वाले, इसलिए हमें एच ए की वजह से जो सिग्नल मिला बोलो क्या मिला, हमें यहाँ पे मिला ट्रिपलेट। क्या मिला, ट्रिपलेट। उसके बाद बी को देखते हैं, बी के नेबरिंग प्रोटॉन कितने, 3 एक साइड में 2 एक साइड में, तो आपके 5 ये हेक्सेट मिलेगा। या हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने पहले पॉइंट के अंदर, क्योंकि दोनों जो एडजेसेंट प्रोटॉन्स है, नेबरिंग जो प्रोटॉन है राइट और लेफ्ट, वो उनका केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं है। तो फार्मूला लगाएंगे आप n+1 मल्टीप्लाइड बाय n-1। तो टोटल जैसे हमने किया था 12 लाइंस आ जाएंगी आपकी। उसके बाद सी टाइप के प्रोटॉन, जो सी टाइप के आपके जो प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे एच सी टाइप के देखो प्रोटॉन, इनके नेबर में कौन है बोलो, ये एच बी है। तो एच बी वाले प्रोटॉन आपके 2 हैं, तो 2+1 देखो ये ट्रिपलेट के अंदर आ गया आपका। उसके बाद हम देखते हैं आपके आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर, इसके अंदर 2 ही टाइप के प्रोटॉन्स हैं। जो ए टाइप का प्रोटॉन उसके नेबरिंग प्रोटॉन बोलो कितने हैं, 6 हैं, तो 6+1 7। सेप्टेट के अंदर देखो ये ब्रेक कर दिया। ए का जो सिग्नल आएगा जब हम 300 मेगाहर्ट्ज के ऊपर स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं, तो 6 नेबरिंग प्रोटॉन फार्मूला n+1। 6 क्यों किया, देखो आप ध्यान से देख पा रहे हैं, क्योंकि 6 के 6 प्रोटॉन जो है उनका केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है, तो 6+1 कर सकते हैं। जबकि हम यहाँ पे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर देखो जो ये बी टाइप का जो सिग्नल था, देखो ये बी टाइप का हम जो कह रहे थे यहाँ पे ये हेक्सटेट मोर करेक्टली आप शो तो कर देते हैं, बुक में भी काफी किताबों के अंदर काफी बुक्स के अंदर ये शो भी कर देते हैं, लेकिन मोर करेक्ट अगर आप देखें तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होता है कि इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर क्या होगा कि इसके लेफ्ट साइड में जो प्रोटॉन्स थे वो 3 थे, तो 3+1 4 हो गया। इसके राइट साइड में प्रोटॉन 2 थे, देखो एच ए वाले प्रोटॉन 2 है, तो 2+1 3 हो गया। तो टोटल आंसर हमारा बोलो कितना आ जाता था, 12। तो ये 12 लाइन्स के अंदर ये स्प्लिट होगा, 12 लाइन्स होंगी यहाँ पे। यहाँ पे ये आपका क्यों आया 7, क्योंकि यहाँ पे 6 के 6 प्रोटॉन का केमिकल इन्वायरमेंट एक ही जैसा है। बी आर का इम्पैक्ट इक्वल है सभी के सभी 6 प्रोटॉनों के ऊपर। CH3 दोनों CH3 के ऊपर बी आर का इम्पैक्ट क्या है बोलो, बिल्कुल सेम है। वहां पे बी आर का इम्पैक्ट सेम नहीं था, एच ए वाले प्रोटॉनों पे अलग है, एच बी पे अलग था, एच सी पे अलग था, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बी का। देखो आपके जो बी के जो प्रोटॉन है उनके नेबरिंग प्रोटॉन कितने, CH वाला एक ही है, तो किस में टूटेगा, डबलेट के अंदर। तो ये डबलेट आ जाता है यहाँ पे। तो इस टाइप से हम इनके बीच कंपेयर करते हैं। तो हमने क्या देखा, नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन। आप ऐसे कॉपी के अंदर लिखते चले जाएंगे एग्जाम के अंदर। नंबर ऑफ सिग्नल 3 होंगे, इसमें 2 होंगे। इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल क्या होगी बोलो, फिर वही इंटीग्रेशन प्रोसेस जैसे हम बता रहे थे। आपके इंटीग्रेटर भी इसके अंदर मिलता है, तो आप ऐसे शो करें एग्जाम के अंदर कि देखो इस टाइप से आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। उसके बाद आप क्या शो कर देना, देखो हाइट इंक्रीज हो गई। ये एच ए टाइप के, बी टाइप के भी 2 ही है ना, तो सेम हाइट दिखा देना ऐसे।
उसके बाद सी टाइप के 3 प्रोटॉन है तो इनकी हाइट देखो थोड़ी ज्यादा दिखा देना। और ये यहाँ पे आप लिख देना कि मान लीजिए यहाँ पे इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट बोलो क्या है, ऐसे ही 3 है। तो आप ऐसे शो करना आपके एग्जाम के अंदर, ये इंटीग्रेटर भी आप शो कर देंगे जिससे हमें इंटेंसिटी का पता चला। तो 2:2:3 है। नेक्स्ट के अंदर अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1:6 है, तो ए टाइप के जो प्रोटॉन है उनका जैसे सिग्नल आएगा देखो इस टाइप से आप शो कर देंगे। भाई कोई सिग्नल नहीं था, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, फिर एकदम हाइट आई, फिर देखो इस टाइप से, फिर इसकी हाइट ज्यादा दिखा देंगे क्योंकि 6 टाइप के प्रोटॉन है। तो ये हाइट वो लोग क्या दिखाएंगे, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने 1 लिख दिया तो इसके 6 टाइम ही हमें लिखना होता है, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। यहाँ पे आप 1.5 लिखते हैं या 1 की बजाय मान लीजिए हम क्या लिखते हैं 1.5, तो वहाँ 1.56 जाके आ जाएगा, वहां पे आप 9 लिखेंगे। यानी सिर्फ समझाने के लिए पेपर के अंदर तो आपको क्लियर कट दिखाना ही पड़ता है। तो 1:6 रेशियो आ गई, तो ये इंटेंसिटी आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन ऑफ द सिग्नल। पोजीशन वो माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे हमने बता ही रखा है। जो ज्यादा डीशील्डेड प्रोटॉन होंगे वो टीएमएस से ज्यादा दूर आएगा, क्योंकि टीएमएस के प्रोटॉन वो शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, उनकी डेल्टा वैल्यू 0 है। जैसे जैसे डीशील्डिंग होगी डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। तो डेल्टा वैल्यू ए बी सी की देखो ये वैल्यू है। ए का सिग्नल 3.45 पे, बी का सिग्नल 1.95 पीपीएम के ऊपर एन प्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर, और डेल्टा सी का 1.1 के ऊपर, इस टाइप से। ऐसे ही आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर ए का सिग्नल आएगा 4.3 पीपीएम के ऊपर, बी टाइप के जो प्रोटॉन है उनका सिग्नल आएगा 1.7 पीपीएम के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ कि विच टाइप ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर शील्डेड और द डीशील्डेड, वो हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर मल्टीप्लिसिटी देखनी होती है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कौन कितने में ब्रेक हो जाएगा ये लाइन। तो ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी कंपैरेटिव फॉर्म में। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ द लाइंस हम देखेंगे कि जो डिफरेंट ए बी सी की जो इंटेंसिटी होती है, ट्रिपलेट की इंटेंसिटी जैसे 1.2:1 होती है। आपके जो मल्टीप्लेट आया जैसे 8 लाइंस 12 लाइंस आई तो उनके बारे में लिखेंगे। पास्कल ट्रायंगल को आप यूज कर लेते हैं, समझ के आप पास्कल ट्रायंगल के बेसिस के ऊपर इंटेंसिटी लिख सकते हैं। ट्रिपलेट है तो 1:2:1। ऐसे ही आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर आप देखेंगे सेप्टेट है तो ये रेशियो 1:6:15:12 20:15:6:1, और डबलेट है तो 1:1 रहती है। तो ये सारी बातें जब कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि हाउ कैन यू कंपेयर in between the N-propyl bromide and the isopropyl bromide on the basis of NMR spectroscopy, तो आपको इस तरह से पूरे क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और ये थी हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नेक्स्ट हमारी आ जाती है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सिस और द ट्रांस आइसोमर्स इन द एल्कीन केस। तो एल्कीन के अंदर तो हम क्या करते हैं कि मेनली जो हम आइडेंटिफाई करते हैं आपके सिस और ट्रांस आइसोमर्स को, वो मेन हमारा फैक्टर वहां पे कपलिंग कांस्टेंट आ जाता है। लेकिन डेल्टा वैल्यू भी हम साथ के साथ यूज कर देते हैं अगर उनका केमिकल इन्वायरमेंट भी अलग हो तो। जैसे हमने यहाँ पे ये 2 कंपाउंड हमने ले लिए। देखो अगर हम दोनों जगह पे, हम आपको ये बता रहे हैं, अगर हम दोनों ही केसेस के अंदर अगर हम यहाँ पे मान लीजिए Cl ही लगा दें, देखो ऐसे Cl यूज कर दें, तो क्या होगा। Cl यूज करेंगे तो देखो दोनों जो प्रोटॉन है, देखो ये अलग अलग कंपाउंड है। एक हमारा देखो ये सिस आइसोमर, आप ध्यान रखें, ये हमारा ट्रांस है कि द सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड्स, इसलिए ट्रांस है। ये हमारा सिस आइसोमर है। देखो अब यहाँ पे जो हमने HAHB लिख रखा था वो तब लिख रखा था अगर हम यहाँ पे Cl ना लगाते, एक जगह Cl एक जगह Br लगा देते, तो दोनों जो आपके प्रोटॉन होते दोनों कार्बन के ऊपर वो अलग अलग होते, उनका केमिकल इन्वायरमेंट अलग हो जाता। मान लीजिए अभी हमने फिलहाल लगा के दिखाया कि ये सेम है आपके, लेकिन अब हम क्या करें यहाँ पे। अब जो इसके अंदर जो 2 टाइप के जो आपके प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे, आप इसके अंदर क्या देख पाएंगे कि सिस के फॉर्म के अंदर तो क्या है, H, ये जो 2 H हैं इनकी डेल्टा वैल्यू तो सेम है, बिकॉज दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों ही कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर H लगा हुआ उसके के ऊपर Cl है दोनों के ऊपर ही, इसलिए इनका केमिकल शिफ्ट की वैल्यू तो क्या होगी, सेम। लेकिन यहाँ पे जो H, दोनों H होंगे, इनके बीच में जो कपलिंग इंटरेक्शन है वो बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, दैट कॉल्ड द सिस कपलिंग, जो कि एक वीक कपलिंग होती है जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। और यहाँ पे जो कपलिंग इंटरेक्शन होगी देखो HA और HB के बीच में, देखो ये जो कपलिंग इंटरेक्शन है ये बोलो कैसी कपलिंग है, इनके बीच में है ट्रांस कपलिंग, जो एक स्ट्रॉन्गर कपलिंग है। तो जो J की वैल्यू आएगी, कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी, वो इस ट्रांस केस के अंदर वैल्यू ज्यादा होगी। J की वैल्यू बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी इन केस ऑफ ट्रांस। कौन से केस में बोलो, ट्रांस के केस के अंदर,
क्लियर हो गया। तो मीन्स इस दोनों के अंदर जो हम कंपेयर कर पाए फिलहाल सिस और ट्रांस को, किस बेसिस के ऊपर कंपेयर कर पाए यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू। तो ये मान लीजिए हमारे पास स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा के अंदर हमने क्या देखा, नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन्स। ये नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे आपके दोनों के अंदर एक ही टाइप का प्रोटॉन है। अगर हमने Cl लगा दिया है तो क्या लगा दिया बोलो, हमने Cl लगा दिया है तो एक ही टाइप का प्रोटॉन है, दोनों में एक ही सिग्नल दिखाई देगा, चाहे वो सिस फॉर्म हो चाहे ट्रांस हो, वी विल गेट ओनली वन सिग्नल, बट they differ in the value of J. Differ in the value of J because in case of cis there occurs the cis coupling, while in case of trans there occurs the trans coupling in between the two H atoms. तो इस टाइप से हम इनको डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ J वैल्यू। लेकिन हम अब हमारा अगला पॉइंट ये आ जाता है कि हम ऐसा कर दें कि किसी एक जगह के ऊपर हम Cl ना रख के दोनों के अंदर, मान लीजिए हमने ग्रुप ही चेंज कर दिया, मान लीजिए हमने Br कर दिया या कोई और ग्रुप लगा दे। हमें क्या चेंज करना था, यहाँ पे क्या शो करना था कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी अलग अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग अलग हो चुका है। अब H और Hb का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सेम नहीं है सिस और ट्रांस दोनों के अंदर। तो अब फर्दर अब इस कंपाउंड को कैसे डिफरेंशिएट करें, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी अलग होगी आपके HA और HB की, प्लस साथ के साथ इनकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग होगी, क्योंकि देखो सिस में तो फिर वही सिस जो एक वी कपलिंग है, सिस कपलिंग चल रही है, और आपके ट्रांसफॉर्म के अंदर आपके HA और HB जो दो टाइप के प्रोटॉन हो चुके हैं उनके बीच में ट्रांस कपलिंग चल रही है। तो अब अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो क्या देखेंगे, अब इसमें दो आपके प्रोटॉन है, दोनों के अंदर सिस हो चाहे ट्रांस हो, बोथ विल गिव द टू सिग्नल, ए और बी टाइप के प्रोटॉन है। और जो ए के नेबरिंग प्रोटॉन कितना है, एक। एच ए के नेबर में सिर्फ एक ही है, HB। तो इसलिए एच ए का सिग्नल कितने के ऊपर आएगा बोलो, वो सिग्नल आएगा आपके, बोलो किसके ऊपर आएगा, वो आएगा आपके डबलेट के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। देखो एच ए के वाले के ऊपर हमने Cl लगाया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इट विल कॉज द मोर डी शील्डिंग। तो इसलिए देखो डेल्टा वैल्यू हमने TMS से दूर दिखाई है वाले की एज कंपेयर टू बी। ऐसे इसमें भी दो ही सिग्नल आएंगे, ए और बी। लेकिन जो जे की वैल्यू देखो क्या होती है, जो आपका ये डबलेट आया है, डबलेट की देखो जो ये हाइट होती है, देखो ये हाइट, इन के बीच का जो गैप होता है, देखो ये जो गैप होता है उसे आप जे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बोलो, टू एडजेसेंट पीक्स। जो मल्टीप्लेट आपका बनता है उस मल्टीप्लेट में टू एडजेसेंट पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे आप कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो जो जे की वैल्यू यहाँ पे आई है हमारे आपके सिस के अंदर, वही सेम वैल्यू आपके ट्रांस के अंदर नहीं होगी। ट्रांस के अंदर जे की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी। आप देखो हमने गैप देखो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिखा रखा है, यहाँ पे ये जे की वैल्यू यहाँ पे ट्रांस के अंदर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बोलो क्या, ए आपके सिस। तो सिस के अंदर जे की वैल्यू कम होगी, ट्रांस के अंदर जे की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे ट्रांस कपलिंग हुई थी। अब नंबर ऑफ सिग्नल्स तो देखो दो और दो ही आएंगे दोनों स्पेक्ट्रा के अंदर। पोजीशन ऑफ सिग्नल इनकी देखो इम्पैक्ट पड़ता है, वो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि कोई भी ग्रुप हो सकता है, हमने CL Br लगाया, वो कोई भी हो सकता है, तो उसके बेसिस के ऊपर इनकी डेल्टा वैल्यू अलग अलग आएंगी। कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू देखो, अगर सिस है तो 7 to 12 के बीच में होगी, ट्रांस है तो 13 to 18 के बीच में होगी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू। तो इस टाइप से हम सिस और ट्रांस आइसोमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम फर्दर एग्जांपल भी लेंगे अभी दूसरा स्टिल्बिन के फॉर्म के अंदर सिस और ट्रांस आइसोमर को एक्सप्लेन करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास सिस स्टिल्बिन है और ट्रांस स्टिल्बिन है, इसमें डिफरेंस क्या होगा कि हम बेंजीन रिंग लगा देंगे। देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और हमने क्या लगा दिया बोलो, बेंजीन रिंग दो लगा दी, ये सिस फॉर्म है। दूसरी हमने ट्रांसफॉर्म ले ली, दोनों के अंदर ही सिमेट्री है। सिस फॉर्म के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो एक इमेजिनरी प्लेन है बीच में से जिसने मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और वो मिरर इमेज है एक दूसरे के दोनों हाफ, तो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। दूसरे के अंदर ट्रांस के अंदर टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। टू फोल्ड का मतलब अगर अब इसको 180 डिग्री के ऊपर घुमा देते हैं तो हमें सेम स्ट्रक्चर मिलती है, फिर 180 पे घुमा देते हैं फिर यही ओरिजिनल स्ट्रक्चर आ जाती है। फिर जो स्ट्रक्चर आपके सामने है इसको हम पूरे 360 के ऊपर घुमाएंगे तो ये स्ट्रक्चर हमें दो बार ऑब्टेन होगी, 2 बार। तो इसलिए 360 डिवाइडेड बाय 2 बार मिली, तो 360 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 180 पे एक बार, 180 पे फिर दोबारा, तो 360 डिवाइडेड बाय 180 तो 2 आ गया, तो इसलिए इसको कहते हैं टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो दोनों के अंदर आपके जो सिमेट्री है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, तो ये ना तो सिस कपलिंग दिखा पाएंगे ना ही ट्रांस कपलिंग होगी, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है इनके अंदर। ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री और द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन द अदर वन, these two type of proton in that particular case they are magnetically equivalents.
ये क्या होंगे बोलो, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों जगह हमने आपके यहाँ पे क्या लगा दिया, सेम ग्रुप लगा रखे, बेंजीन बेंजीन, सो दे आर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है यहाँ पे। इन बोथ सिस एंड द ट्रांस द विनाइल प्रोटॉन्स, विनाइल ग्रुप कौन सा होता है, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर जो हम लगा देते हैं तो विनाइल होते हैं। एलाइल जब डबल बॉन्ड से आके एक कार्बन और लगा देते हैं तो वो वाले विनाइल प्रोटॉन्स कहलाते हैं, तो ये एलाइल है। तो विनाइल प्रोटॉन गिव राइज टू ओनली अनस्प्लिट रेजोनेंस पीक, इसके अंदर एक ही सिग्नल आएगा। देखो ये हमने दिखाया, ए और बी का एक ही सिग्नल आएगा, ए और बी का एक ही सिग्नल आएगा यहाँ पे। अभी हम बात करें कि स्टार्टिंग में जो सिग्नल आता है वो बिल्कुल एक ही जैसा आता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट जो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करें, मेन पॉइंट हमारा ये आ जाता है। आइडेंटिफाई अब हम इन बेसिस के ऊपर करते हैं कि सिस टिल्बिन के अंदर क्या होगा कि जो बल्की बेंजीन रिंग है, ये इनके बीच में बल्कीनेस की वजह से इनके बीच में हो जाएगी यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस। बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे देयर अकर्स द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस से हमेशा प्लेनरिटी लॉस्ट हो जाती है। स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो दीज टू बेंजीन रिंग आर नॉट इन द सेम प्लेन, ये साइमल्टेनियसली आपके जो ये डबल बॉन्ड है उसके साथ और अगले बेंजीन के साथ आपस में प्लेन के अंदर नहीं होंगे, प्लेनरिटी विल बी लॉस्ट, प्लेनरिटी विल बी लॉस्ट। तो क्या होगा, सिस स्टिल्बिन के अंदर जो ये आपके जो वन बेंजीन है, ये जो बेंजीन है इसका इंपैक्ट सिर्फ HB के ऊपर ही पड़ेगा, इसका इंपैक्ट आगे अगले HA तक नहीं पहुंच पाएगा ड्यू टू द लॉस ऑफ द प्लेनरिटी। तो जो ये डीशील्डिंग करेगा, आपका जो बेंजीन रिंग है जो डीशील्डिंग करेगा यहाँ पे इस प्रोटॉन की, HB की ही कर पाएगा। इसी टाइप से दूसरा जो बेंजीन रिंग है सिर्फ HA की कर पाएगा, इसलिए जो हमें सिग्नल मिलेगा वो 6.5 ppm के ऊपर मिलेगा, एक ही सिग्नल मिलेगा हमारा 6.5 ppm के ऊपर। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे ट्रांस के अंदर, ट्रांस के अंदर क्या हुआ कि जो प्लेनरिटी लॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि जो दो बेंजीन रिंग है इनके बीच में, ये जो दो बेंजीन रिंग है इनके बीच में कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस इन बिटवीन दीज टू बेंजीन रिंग्स। और स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होने की वजह से जो पूरा मॉलिक्यूल है एक प्लेन के अंदर रहेगा, प्लेनरिटी रहेगी। जो HA और HB के जो कोई भी प्रोटॉन हो उनके ऊपर दोनों ही बेंजीन रिंग का इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि दे ऑल आर इन द सेम प्लेन। तो जिसकी वजह से जैसे HA का सिग्नल है या HB है, तो इनके ऊपर जो इंपैक्ट पड़ेगा दोनों के ऊपर ही वो इंपैक्ट बोलो कैसा पड़ेगा, वो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, दोनों बेंजीन रिंग का पड़ रहा है। वहां पे HA और HB का सिग्नल जो हमने दिखाया था आया, तो वहां पे हमने क्या शो किया था, एक H के ऊपर एक का ही इंपैक्ट था, मींस कम डीशील्डिंग हो पा रही थी। यहाँ पे दोनों बेंजीन रिंग का कलेक्टिव इफेक्ट होगा, मोर डीशील्डिंग होगी, बिकॉज दैट इज द प्लेनर स्ट्रक्चर। इसलिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी बोलो यहाँ पे क्या होगी, मोर डीशील्डिंग होने से 7.0 ppm के ऊपर आपके जो डबल बॉन्ड वाले जो H हैं वो आपका सिग्नल शो करेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस एंड thus we can identify the cis और the trans stilbene। तो यहाँ पे आपने देखा जो हम इनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं वो किस बेसिस के ऊपर कर पाए, आपके सिग्नल केमिकल शिफ्ट की बेसिस के ऊपर, कि किस तरह से आपके सिस के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से एक बेंजीन रिंग का ही इफेक्ट पड़ रहा है एक टाइम के ऊपर, एक H के ऊपर और दूसरे H के ऊपर भी, तो इफेक्ट तो इक्वल है, लेकिन दोनों HO के ऊपर इफेक्ट क्या है बोलो, बिल्कुल इक्वल है। तो सिग्नल तो 6.5 पे आ गया, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट पड़ना वो कब होगा, जब पूरे मॉलिक्यूल ही प्लेन के अंदर हो, जो कि सिर्फ पॉसिबल था ट्रांसस्टिल्बिन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्रोटॉन इन द विनाइल एसीटेट। तो विनाइल कौन सा ग्रुप होता है, अभी हम जैसे जिक्र कर रहे थे, दो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड, तो विनाइल हो गया, उसके ऊपर एसीटेट ग्रुप लगा दिया। एसीटेट कौन होता है, एसिटिक एसिड वाला CH3COO। देखो ये हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, CH3COO, देखो आ गया ना। और ये कौन है बोलो, C डबल बॉन्ड C, ये विनाइल ग्रुप हो गया आपका। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर जो आपकी एल्कीन होती है, जो आपकी कौन होती है बोलो, आपकी एल्कीन, देखो ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी इथीन होती है। अगर हम इसका एक H हटा दें, नाउ दैट कॉल्ड द विनाइल ग्रुप। देखो ये विनाइल है, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक H है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया हटा के, यहाँ पे हमने ये एसीटेट ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे कौन लगा दिया हमने, एसीटेट ग्रुप। क्लियर हो गया, तो इसलिए हम इसको बोल रहे थे विनाइल एसीटेट। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन कितने हैं, साफ साफ दिख रहा है देखो। एक तो CH3 वाले प्रोटॉन, ये तो बिल्कुल ही सेपरेट है, इनके नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं। उसके बाद HA
HA, HB, HC जो दिखा रखे हैं, HC वाले प्रोटॉन ये सबसे ज्यादा डी शील्डेड होंगे प्रोटॉन। क्यों होंगे डी शील्डेड? क्योंकि वो कार्बन जिसपे HC है उससे डायरेक्टली अटैच कौन है बोलो? ऑक्सीजन है, डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन। इसलिए इनकी देखो डेल्टा वैल्यू भी जो हमने दिखा रखी है, मोस्ट डी शील्डेड हो गए, TMS से काफी दूर आएगा सिग्नल, 7.2 ppm के ऊपर इसका सिग्नल आएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद आपके ये HA, HB दिखा रखे, इनकी वैल्यू भी देखो अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो केमिकल जो इन्वायरमेंट है वो दोनों का अलग अलग है। इस HA के देखो, HA जो दिखाया इसके बोलो साइड में कौन है? इधर HC है, इसके इधर कौन है बोलो? HB है। लेकिन HB वाले को देखो, इसके इधर तो HA ही हो गया, ठीक है, लेकिन इसके इस साइड में HC नहीं है, यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है। इट मीन्स इनका जो इन्वायरमेंट है वो अलग अलग है, इसलिए इनकी जो सिग्नल आएगा वो भी अलग अलग वैल्यू के ऊपर ही आएगा। तो ये आपने देखा कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर 4 टाइप के प्रोटॉन हैं, तो हम इस तरह से इनको आइडेंटिफाई करते हैं नेचर ऑफ प्रोटॉन्स को, कि वो एक ही टाइप के प्रोटॉन है या 2 टाइप के प्रोटॉन है या 3 टाइप। तो इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन है बोलो? 4 टाइप के प्रोटॉन है। और इस बेसिस के ऊपर के किस प्रोटॉन की शील्डिंग या डी शील्डिंग ज्यादा हुई है, कम हुई है, आप उस टाइप से उनकी डेल्टा वैल्यू को मेजर करते हैं। किसकी डेल्टा वैल्यू कम होगी, किसकी ज्यादा, वो बड़े आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वैल्यू जो हमने लिख रखी है ये क्रैमिंग पोर्शन होता है, लेकिन ये पता लगाना कि किसकी डेल्टा वैल्यू कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, किसका सिग्नल TMS जिसकी डेल्टा वैल्यू 0 है, TMS मोस्ट शील्डेड जिसके प्रोटॉन होते हैं, किसका सिग्नल TMS से सबसे ज्यादा दूर होगा, किसका नजदीक, एंड सो ऑन, ये हम पता लगा सकते हैं बड़ी आराम से। तो देखो डी का हमने ये सिग्नल दिखाया, TMS के देखो नजदीक है क्योंकि ये सबसे ज्यादा डी शील्डिंग, तो देखो आपके सी वाले की तो सबसे ज्यादा दूर सी वाला ही होगा। उसके बाद बोलो कौन है? बी, 5 ppm के ऊपर सिग्नल हमने दिखाया, ये 4.5 ppm के ऊपर आया है। तो ये विनाइल प्रोटॉन्स के बारे में दिखाया हमने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो हम डिफरेंशिएट इनको करते हैं इसमें, और जो बात वो हमने कपलिंग की हमने बात बताई थी। देखो जो आपका कपलिंग यहाँ पे शो कर रहा है, देखो बोलो कैसे कैसे कपलिंग हो रही है, ध्यान से देखें। देखो HA की कपलिंग किसके साथ है? HC के साथ। तो बोलो क्या दिखा रहा है? सिस कपलिंग है, सिस कपलिंग, सिस कपलिंग। और इसको कौन सी कपलिंग बोलते हैं बोलो? सेम कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप अटैच होते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? जेमिनल। क्या कहते हैं बोलो? जेमिनल। जेमिनल कपलिंग। कौन सी कहते हैं बोलो? जेमिनल। तो ये तो जेमिनल कपलिंग है HA और HB के बीच में। तो देखो HA और HB के बीच में जो कपलिंग हुई है बोलो वो कैसी कपलिंग कहलाती है? दैट कॉल्ड द जेमिनल कपलिंग। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हमारे HA और HC के बीच कैसी है? ये है सिस कपलिंग। तो HA और HC के बीच में जो कपलिंग हुई है बोलो कैसी हुई है? वो है सिस कपलिंग। ठीक हो गया? तो ये हमारे सिस कपलिंग हमने देखो यहाँ पे बता दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है HB के बारे में, अब हम स्टडी करते हैं। ये तो हमने स्टडी किसके बारे में किया? HA के बारे में देखा कि HA का इफेक्ट देखा, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। HA 2 टाइप की कपलिंग दिखा रहा है, HC के साथ भी दिखा रहा है, HB के साथ भी दिखा रहा है। अब हम देखते हैं हमारे HB टाइप के प्रोटॉन वो क्या क्या कर रहे हैं। HB टाइप के जो प्रोटॉन है वो जो इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, एक तो HA के साथ ही दिखा रहे हैं। देखो HA और HB के बीच में वो तो देखो आपकी जेमिनल कपलिंग ही है, जैसे हम ऊपर भी लिख चुके हैं, वो तो कॉमन फैक्टर था, जेमिनल कपलिंग है। सेकंड क्या है? HB के जो प्रोटॉन है वो किसके साथ वो लोग दिखा रहे हैं इंटरेक्शन? HB के दिखा रहे हैं HC के साथ, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कपलिंग है, ये ट्रांस कपलिंग है। बोलो कैसी? बोलो दैट इज द ट्रांस कपलिंग। तो ये ट्रांस कपलिंग हो रही है यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो ये हमने HB वालों को स्टडी किया। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट हमारा आ जाता है HC। HC क्या दिखा रहा है बोलो? HC दिखा रहा है कि इधर भी HA के साथ जो हम पहले ऊपर कर चुके हैं, देखो ये हमने दिखाया है C का, C HA के साथ क्या दिखा रहा है बोलो? ये सिस कपलिंग है। B के साथ क्या दिखा रहा है बोले? यहाँ पे ट्रांस कपलिंग है। तो हमने सभी का कंप्लीट इफेक्ट भी देख लिया। तो उसी बेसिस के ऊपर देखो हमने ऊपर वैल्यू भी लिख रखी है, आप ध्यान से देखें। डिफरेंट वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट JBC, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में देखो हमने लिखा कैसी है बोलो? ये ट्रांस कपलिंग है। ट्रांस कपलिंग है तो देखो हमने ट्रांस लिख रखा है, 15 हर्ट्ज की जो वैल्यू होगी ज्यादा होगी। ए सी के बीच देखें, ए और सी के बीच ये सिस कपलिंग है, तो बोलो वैल्यू क्या हुई? 10, और भी वीक होती है सिस कपलिंग। उसके बाद देखो ए और बी के बीच जो कपलिंग इंटरेक्शन है वो जेमिनल है, वो सबसे वीक होती है, वो 3 हर्ट्ज वैल्यू हमने लिख रखी है। तो इस टाइप से हम जो नेचर ऑफ प्रोटॉन है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी डेल्टा वैल्यू, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू के बेसिस के ऊपर भी, और उनकी कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है उनके बेसिस के ऊपर भी। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ द प्रोटॉन।
इन द विनाइल एसीटेट। क्लियर हो गया। और ये डिफरेंट टाइप के हमारे सिग्नल है, हम उनकी फर्दर स्प्लिटिंग भी देख सकते हैं। कैसे फर्दर स्प्लिटिंग होगी, जैसे डी वाला जो प्रोटॉन उसकी फर्दर स्प्लिटिंग ही नहीं होगी। देखो हमने डी वाला जो यहाँ पे दिखा है इसकी फर्दर, क्योंकि उसके नेबर में कोई प्रोटॉन ही नहीं है। जो सी वाला है, सी वाला, इसकी स्प्लिटिंग होगी। देखो HA का इफेक्ट भी हुआ तो 1+1 डबलेट हो गया, फिर फर्दर हुआ तो डबलेट ऑफ डबलेट। देखो हमने ये दिखा रखा है यहाँ पे, डबलेट ऑफ डबलेट हो गया ना। तो आपके याद वो फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला, n+1 मल्टीप्लाइड बाय n-+1। तो ये 1+1 2, इधर भी 1+1 2, तो आपके इसलिए क्वाड्रेट के अंदर टूट जाएगा। तो हमने बोलो अगर आपका ये फार्मूला लगाए, बोलो कौन सा, n+1 मल्टीप्लाइड बाय n-+1, तो इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। सी के नेबर में बोलो कौन है, यहाँ पे सिस की फॉर्म में दिखा है तो 1 ही प्रोटॉन है, तो आपने लिखा 1+1 मल्टीप्लाइड बाय, इधर भी आपकी ट्रांस कपलिंग जो बी के साथ हो रही है तो उसमें भी आपने क्या देखा, 1+1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इजिकल टू क्या आ गया, 4। और क्योंकि दोनों ही H है यहाँ पे, दोनों ही बोलो क्या है, H है इसके साथ यहाँ पे, तो ये आपके देखो ये 4 की सभी की हाइट हमने सेम भी दिखा रखी है, तो 4 के अंदर ये स्प्लिट हो गया। जो एक सिग्नल था देखो सी वाला सिग्नल, वो किस में स्प्लिट हो गया, बोलो 4 के अंदर। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आप स्प्लिटिंग भी देख सकते हैं। अब बी वाला देखें, तो बी वाला भी उसी टाइप से किस में स्प्लिट हुआ, वो आपके स्प्लिट हुआ उसी टाइप से 4 के अंदर ही, वो हम पहले ही सिखा चुके हैं आपको। ए वाला भी 4 के अंदर स्प्लिट हो गया। तो इस टाइप से हम आइडेंटिफाई कर पाए नेचर ऑफ द प्रोटॉन इन द विनाइल एसीटेट। तो किसी भी कंपाउंड का आ जाए कि एक्सप्लेन द एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ द विनाइल एसीटेट, तो आप इस टाइप से ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ती हैं, आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो ये थी नेक्स्ट एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ द एरोमेटिसिटी, किसी भी कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग है या नहीं। देखो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अगर डेल्टा वैल्यू कोई भी स्पेक्ट्रा आपको दे रखा, उसमें आपको 7 और 8 के बीच में कोई भी पीक दिखती है, और साथ के साथ गिवन मिलेगा उस कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला, और उसका मोलिकुलर फार्मूला भी आपको दिखता है, उसमें 6 से ज्यादा कार्बन है, C10H14 है या यानी इस टाइप से है, तो इट मीन्स वो रिफ्लेक्ट करता है कि उस कंपाउंड के अंदर आपके बेंजीन रिंग हो सकता है। क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर देखो जो ये प्रोटॉन होते हैं, जो रिंग करंट की वजह से पेरिफ्री के अंदर होते हैं, ये डीशिल्डेड हो जाते हैं प्रोटॉन्स, और बाहर से हमें कम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ती है। देखो उसी की एरिया के अंदर ही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, रीइंफोर्स कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, जो खुद की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है रिंग करंट्स की वजह से, वो द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बेंजीन रिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स बाय द थ्रू द रिंग करंट्स कॉजेज द इंडक्शन, उसके अंदर इंड्यूस कर रही है उसको, रीइंफोर्स कर रही है उसको। तो बेंजीन रिंग के प्रोटॉन्स क्या होते हैं, दे विल रेजोनेट एट द लो वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। लो वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये डिशील्डेड हो गए तो मींस हाई डेल्टा वैल्यू, और पीक आती है 7 to 8 के बीच में। तो मेन चीज इसमें बस यही ध्यान रखने की होती है। और अगर हम इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे बेंजीन रिंग के अंदर, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दें, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा देंगे तो वो और भी ज्यादा डीशील्डिंग कर देगा। तो डेल्टा की वैल्यू जो हम बता रहे हैं 7 to 8 की जो रेंज थी, 8 के नजदीक चली जाएगी, 8 से ज्यादा हो जाएगी। अगर हम कोई प्लस आई या प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन रिंग की तरफ, शील्डिंग कर देगा बेंजीन वाले प्रोटोनों की। और शील्डेड प्रोटोन का सिग्नल किधर आता है, टीएमएस के नजदीक आता है, मतलब 7 के नजदीक पीक आती है फिर उसकी। ठीक है ना। तो ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो जो आपके H जो प्रोटॉन्स होते हैं वो डी शील्डिंग हो जाती है, तो हाई डेल्टा वैल्यू के ऊपर वो आपके रेजोनेट करते हैं। तो ये हमने शो किया आपके स्पेक्ट्रा, देखो 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ही है। नहीं तो अगर आप कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे, प्योर बेंजीन है तो एक ही सिग्नल दिखाई देगा, सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो फिर वो मल्टीप्लेट आना स्टार्ट हो जाता है उसी रेंज के अंदर। तो ये था एरोमेटिसिटी का पता लगाना कि किसी भी कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग है या नहीं है। नेक्स्ट हम पता लगाते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए, हमने पीछे बताया था आपको कि अल्कोहल है, इथेनॉल है, तो एनहाइड्रस फॉर्म में है या हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर है, एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर है या हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर है। क्योंकि एनहाइड्रस होगा तो क्या होगा, जो आपके या आपके उसकी हाई टेम्परेचर के ऊपर आपने ले लिया, तो मोलिक्यूल इथेनॉल के क्या होंगे, थोड़े एक दूसरे से दूर होंगे। दूर होंगे तो एक इथेनॉल मोलिक्यूल का दूसरे इथेनॉल मोलिक्यूल के ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा, इंपैक्ट नहीं होगा तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। मतलब वेपर फेज के अंदर अगर हम इथेनॉल को ले ले तो मीन्स वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर आप इथेनॉल मोलिक्यूल को नजदीक ले आए, बाय इंक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करके नजदीक लाया जा सकता है उनको।
और वेपर फेज में ना हो तो भी वो नजदीक होंगे। तो इस टाइप से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता क्या है इन एक्चुअल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डीशील्डिंग होती है। आपके देखो ये एक एल्कोहल अगर अकेला मॉलिक्यूल होता तो H के चारों तरफ कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, देखो यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, जो भी थी। इस ऑक्सीजन ने तो देखो अपने माइनस आई इफेक्ट से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज किया है, बिल्कुल मान लिया इतना, लेकिन जो भी है वो हमने डॉट डॉट से देखो शो कर दी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो क्या होता है, मान लीजिए दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल भी नजदीक आ गया, तो अब इस H एटम के ऊपर पहले तो इफेक्ट पड़ रहा था सिर्फ इसी H का जिससे कोवेलेंटली बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी। लेकिन अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, जो एडजेसेंट वाला एल्कोहल है वो भी क्या करेगा, ये ऑक्सीजन, ये अब इस H के ऊपर डबल इंपैक्ट है, इस के चारों तरफ देखो ये हमने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई थी डॉट डॉट करके, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेगा अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर से। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है H एटम के चारों तरफ, वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम जो हमने दिखा रखा है एडजेसेंट मॉलिक्यूल वाले की तरफ। तो जिससे डीशील्डिंग हो जाती है, प्रोटॉन की और भी ज्यादा डीशील्डेड हो जाती है, और मींस डेल्टा वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो इस टाइप से हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस कंपाउंड के अंदर है। देखो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी दूसरे ऑक्सीजन एटम के इम्पैक्ट के द्वारा। तो जिसकी वजह से जो डेल्टा जो सिग्नल है पहले जो हमारा आ रहा था जब अकेला मॉलिक्यूल था, तो अब वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दी हायर डेल्टा वैल्यू, देखो इस टाइप से। तो ये था डिटेक्ट करना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं। तो ये थी नेक्स्ट एप्लीकेशन एनएमआर स्पेक्ट्रा की, कि डेल्टा वैल्यू के अंदर किस तरह से आता है चेंज। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डेल्टा वैल्यू क्या हो जाती थी आपकी, इंक्रीज। अब हम देखना चाहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, लेकिन कौन से वाली है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, वो तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो हमें ये देखना है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करें। मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हमने बताया कि को अंडर नॉर्मल कंडीशन कोई वेपर फेज में कोई मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो देखो डिक्रीज होती है अल्कोहल के अंदर। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उससे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और भी कम हो जाती है H एटम के चारों तरफ। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी कैसे, वो इंट्रा या इंटर। तो मान लीजिए आपके पास हमने पैरा नाइट्रोफिनोल दिखा दिया, और फिर हमने क्या शो किया कि अगर ये पैरा नाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल अगर अकेला होता, तो ये जो आपके H है इसके चारों तरफ कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लीजिए है ही, जो भी है, तो इसका कोई सिग्नल आ रहा था किसी डेल्टा वैल्यू के ऊपर, ये अकेला है। अगर हमने हाई टेम्परेचर कर दिया, देखो क्या कर दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया है, तो मोलिक्यूल दूर हो जाते हैं। मोलिक्यूल दूर हो गए तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई इसकी डेल्टा वैल्यू होगी यहाँ पे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो क्या होगा, कम करने से अब इन दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। बोलो कैसे बनेगी, दो मॉलिक्यूल के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है, बोलो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या हुआ, तो आपके जो ये H एटम थे जिसके चारों तरफ देखो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये इधर शिफ्ट हो गई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो जिससे इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसकी शिफ्टिंग हो गई, तो जिसकी वजह से डीशील्डेड हो गया। डीशील्डिंग होने से क्या हो गया, डीशील्डिंग होने से इसकी डेल्टा वैल्यू क्या हो गई, बोलो इंक्रीज हो जाएगी। डेल्टा वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, समझ गए। तो किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो डेल्टा वैल्यू उसकी ज्यादा होती है। क्या होती है, डेल्टा वैल्यू ज्यादा, पहले कम थी। अगर वाइस वर्सा करें, अब मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है। अगर हम इन दो मॉलिक्यूलों को हीटिंग के द्वारा टेम्परेचर इंक्रीज करके इनको दूर कर दें, दूर कर देंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ये अभी बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब नहीं बनेगी, फिर तो ये ब्रेक हो जाएगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है H के ऊपर फिर से वही हो जाएगी, दोबारा से वही ज्यादा हो जाएगी। मीन्स वो थोड़े ज्यादा शील्डेड रहेंगे, फिर से शील्डेड रहने का मतलब डेल्टा वैल्यू कम हो जाएगी, वो टीएमएस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो एट लो टेम्परेचर तो और कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द H एटम क्या होती है यहाँ पे, मिनिमम होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से। तो जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से ज्यादा हो जाएगी, शील्डेड हो जाएंगे प्रोटॉन। देखो ये अकेला हमने दिखाया हाई टेम्परेचर के ऊपर वेपर फेज के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से थोड़ी ज्यादा हो गई। ज्यादा होने से क्या हो गया, शील्डेड हो गए, सिग्नल टीएमएस की तरफ चला जाएगा। टीएमएस की तरफ जाने का मतलब लो डेल्टा वैल्यू के ऊपर उसका सिग्नल आएगा। तो मीन्स हम ये दोनों चीजें हम देखो यहाँ पे शो कर रहे हैं। जो सिग्नल है हाई डेल्टा वैल्यू की तरफ कब जाता है, ये सिग्नल देखो जो हमने यहाँ पे शो कर रखा है, ये तब जाता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाए।
मतलब हाई टेम्परेचर को कम करके हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर, तो ऐसा होगा। लेकिन देखो वापिस इधर आ जाएगा, ये कब आएगा बोलो, यहाँ पे टुवर्ड्स लो डेल्टा वैल्यू कब आएगा, जब हमारे पास हाई टेम्परेचर हम कर देते हैं। तो मतलब डेल्टा वैल्यू के अंदर चेंज आता है। तो कोई भी कंपाउंड अगर उसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसकी डेल्टा वैल्यू में चेंज जरूर आएगा। तो वो डिटेक्ट करता है कि उस कंपाउंड के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब बात आ जाती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो किसी भी कंपाउंड है, मान लीजिए कोई कंपाउंड है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इसके अंदर इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है OH और NO2 के बीच में। अब दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया, दूसरे मॉलिक्यूल के आने से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा इस ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। मींस जो NO2 ग्रुप है, इस NO2 ग्रुप ने देखो जो H के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर दी थी, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखो अपनी तरफ जो शिफ्ट कर लिया था, जो डीशील्डिंग इसकी हो गई थी, दूसरे मॉलिक्यूल के आने की वजह से इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो मींस जो डीशील्डिंग है वो मेंटेन रही। मींस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का मॉलिक्यूल जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अकेला था तो भी थी, कोई दूसरा मॉलिक्यूल नजदीक आ गया तो उसके वजह से तो वीक वंडर वाल बॉन्ड बना है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो प्रोटॉन था, OH वाला प्रोटॉन जो था, जितना वो डीशील्डेड पहले था, अब भी उतना ही डीशील्डेड है। मींस अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये मॉलिक्यूल देखो फिर से देखो दूर हो गए, अकेला है तो फिर भी इम्पैक्ट वैसा ही है प्रोटॉन के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर कम कर दे, देखो मॉलिक्यूल नजदीक आ जाते हैं, वीक वंडर वाल बॉन्ड बन जाता है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उतनी ही रहती है। मतलब जो प्रोटॉन था OH वाला वो उसी एक्सटेंट तक ही डीशील्डेड रहता है, मतलब डेल्टा वैल्यू सेम रहती है। तो मींस आप चाहे टेम्परेचर में कोई चेंज कर दें, मॉलिक्यूल को नजदीक ले आए, दूर ले आए, ऐसे मॉलिक्यूल को जिसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसके अंदर जो प्रोटॉन लगे हुए होते हैं उनकी डीशील्डिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो the extent of intramolecular hydrogen bonding remains same. So the H atom will resonate at the same value of applied magnetic field, means they we will get the peak at the same delta value. तो देखो ये हमने दिखाया हाई टेम्परेचर अकेला है तो भी आपकी बिल्कुल सेम रही एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए जो सिग्नल जहां था वो वही रहेगा। तो इस टाइप से हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन कर पाते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। आप टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करके आप इस चीज को स्टडी करते हैं। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तो टेम्परेचर को चेंज करने से आपकी डेल्टा वैल्यू के अंदर चेंज आ गया था, और आपके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो डेल्टा वैल्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं आया। जो OH वाले प्रोटॉन्स हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आती है यहाँ पे, प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस का भी हम पता लगा लेते हैं। मीन्स हमारे पास जैसे अल्कोहल ही है, अब वो हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो हमारे पास एनहाइड्रस अल्कोहल तो नहीं है, या हाइड्रेटेड अल्कोहल तो नहीं है। नॉर्मली जो हमारे पास होता है हाइड्रेटेड अल्कोहल ही होता है जो लैब में होता है। लेकिन अगर हमने एनहाइड्रस अल्कोहल भी ले लिया है, दोनों के स्पेक्ट्रा में काफी यानी चेंज हमें दिखाई देगा। वो चेंज जो दिखाई देता है वो हमें दिखाई दे जाता है एक तो OH वाले प्रोटॉन्स उसकी वजह से, और OH वाले जो साथ वाला कार्बन है उसके अंदर। अब देखो हमने 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर स्पेक्ट्रा देखा तो एल्कोहल का, तो उस एल्कोहल के अंदर हमें क्या दिखाई दिया, एल्कोहल के अंदर जो हमारा एल्कोहल होता है, देखो जो CH3 CH2 जो OH होगा, देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसके अंदर हमें आपके 3 टाइप के प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं। देखो A टाइप, ये B टाइप, ये C टाइप के प्रोटॉन। ठीक हो गया। तो A टाइप के प्रोटॉन क्योंकि ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हैं तो इसका मैक्सिमम डीशील्डिंग होगी, तो देखो TMS से सबसे दूर है। फिर B की डीशील्डिंग हो रही है, फिर उससे भी कम डीशील्डिंग आपके C की होगी। तो एंड सो ऑन, ये 3 टाइप के आपको दिखाई दिए। उसके बाद 300 मेगाहर्ट्ज के ऊपर हमने इसी स्पेक्ट्रा को देखा, और ये तब की बात है जब हमारे पास जो एल्कोहल है वो एनहाइड्रस है। बोलो कैसा है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब वहां पे कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो उससे क्या हो जाता है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल जब नहीं होते हैं यहाँ पे, तो ये जो आपका इम्पैक्ट होगा OH वाले H का और CH2 वाले का, इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट होगा, आपस में इम्पैक्ट होगा। और वो हमें कब दिखाई देगा, जब हम हाई रिजोल्यूशन करते हैं, मतलब 300 मेगाहर्ट्ज के ऊपर वो इम्पैक्ट हमें देखो दिखाई देगा। इन प्रोटोनों का आपस में एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो OH वाला जो प्रोटॉन का जो सिग्नल था यहाँ पे, OH वाला, वो सिग्नल जो आपका अकेला था वो अकेला नहीं रहेगा। अगर हम टेम्प अब क्या कर दें, हमारा वो एनहाइड्रस फॉर्म होगी, तो कैसी फॉर्म होगी, तो एनहाइड्रस। तो ये सिग्नल जो था ये आपका देखो इस H है, इसके नेबरिंग प्रोटॉन बोलो कितने हैं, 2 है, तो 2 + 1 ये 3 के अंदर टूट जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे
देखो इस टाइप से 3 के अंदर टूट जाएगा। कब? अगर वो एनहाइड्रस है तो। कैसा है बोलो? वो एनहाइड्रस है तो, 3 में। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे दिखा रखा है 300 मेगाहर्ट्ज के ऊपर भी ये टूटा नहीं। देखो ये ए वाला जो सिग्नल था वो सेम रहा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपके हाइड्रेटेड जो फॉर्म होती है अल्कोहल की, उसके अंदर जो अल्कोहल है उस कंटेनर के अंदर जो दूसरा अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है वो भी नजदीक है। मतलब डाइल्यूट फॉर्म भी लेनी जरूरी है। यहाँ पे डाइल्यूट का मतलब यानी जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे से दूर होने चाहिए। एनहाइड्रस फॉर्म का मतलब होता है कि वाटर भी नहीं है प्लस टेम्परेचर भी थोड़ा हमने इंक्रीज किया, अल्कोहल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भी है। ये तब की बात होती है, तब हमें ऐसा दिखाई देता है। तो लेकिन अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म भी हमने ले ली, वाटर मॉलिक्यूल भी देखो हमने ऐसे डाल दिए, देखो आयनिक फॉर्म में होते हैं ये, थोड़े बहुत तो आयनिक दिखाते ही हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये H है, अल्कोहल वाले जो H है, इनका देखो आपस में एक्सचेंज होता रहेगा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर, या वाटर वाले के साथ भी एक्सचेंज होता रहेगा। ड्यू टू दैट फास्ट केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस, आपके जो ये CH2 लगा हुआ है, देखो इसी अल्कोहल का जो CH2 है, ये अपने नेबरिंग OH वाले H को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये H कौन से हैं। ये मेरे वाले अल्कोहल के आपके H है या दूसरे अल्कोहल वाले H है, ये वाटर वाले मॉलिक्यूल वाले H है। फास्ट एक्सचेंज होती रहती, यानी H कभी उधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, आपस में फास्ट एक्सचेंज की प्रोसेस। तो आइडेंटिफाई जब नहीं करेगा तो इंटरेक्शन नहीं होगी। इंटरेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? H का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस फास्ट एक्सचेंज की वजह से जो ये CH2 वाले जो जो OH वाला जो प्रोटॉन है, इसको ये CH2 आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, एंड वाइस वर्सा एक दूसरे को आइडेंटिफाई ये नहीं करते। इसलिए जो H, अगर ये H की फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस ना होती तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, इसके नेबरिंग में 2 प्रोटॉन थे, तो देखो जैसे मैंने अभी दिखाया ये ट्रिपलेट आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, सिंगलेट ही आया है, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, सिंगलेट सिंगलेट रहा। ऐसे ही देखो जो CH2 वाला जो प्रोटॉन है, ये इधर वाले H को तो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, तो इधर वाले H को आइडेंटिफाई करेगा। तो नेबर में प्रोटॉन कितने बोलो CH2 के? CH2 के जो नेबरिंग प्रोटॉन है वो 3 है, तो कितने में स्प्लिट होगा? 3+1। देखो B का जो सिग्नल है वो 4 के अंदर, देखो क्वाड्रेट हमने शो कर रखा है, क्वाड्रेट ही शो होगा फास्ट केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस की वजह से। अगर ये यहाँ पे आपकी फास्ट केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस चल रही है उसकी वजह से, अब CH3 वाला, उसके ऊपर तो देखो कोई इंपैक्ट पड़ना ही नहीं है केमिकल एक्सचेंज का। तो CH3 के नेबरिंग प्रोटॉन CH2 है, तो ये ट्रिपलेट के अंदर ब्रेक हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो हमें प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस को हम एक्सप्लेन कर पाए यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल और द एसिडिक मीडियम और एट हाई टेम्परेचर की बजाय अगर हम मोलिक्यूल्स को नजदीक ले आए, मींस लो टेम्परेचर कर दें या टेम्परेचर को मींस चेंज कर दें, तो क्या हो जाता है? तो कब हमें कैसा सिग्नल मिलता है? तो अभी हमने ये एक्सप्लेन किया आपके सामने। तो क्या हो जाता है? ड्यू टू द रैपिड केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस इन बिटवीन द OH, in between the H of OH of different alcohol or the water molecules, the CH2, the CH2 proton and OH, they are not able to identify each other. वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उनकी आपस में इंटरेक्शन हो ही नहीं पाती। तो देखो हमने ये दिखाया, ये एक्सचेंज होते हुए देखो हमने दिखाया। देखो किस कलर से हमने दिखा रखे हैं अल्कोहल के मॉलिक्यूल? रेड कलर से। देखो हमने ये दिखा रखा है HA वाले प्रोटॉन, देखो रेड कलर से हमने दिखाया है। अगर केमिकल एक्सचेंज देखो प्रोसेस चलती है तो देखो अब यहाँ पे देखो एक्सचेंज होगी, ब्लू आ गया। देखो हमने ये ब्लू दिखा दिया है कि इस अल्कोहल का जो HA था वो दूसरे अल्कोहल या वाटर के पास चला जाएगा। देखो इस टाइप से वाटर या उनके पास चला जाएगा और इसका इसके पास, एंड वाइस वर्सा, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इसलिए जो आपस में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, OH वाला H और CH2 वाला जो नेबरिंग जो CH2 ग्रुप है उस वाले H, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे स्पिन डीकपलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पिन डीकपलिंग मींस जो इंटरेक्शन होनी थी वो नहीं हुई। कपलिंग का मतलब इंटरेक्शन, डी का मतलब नहीं हुई। अब कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, स्पिनों की आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। तो इस टाइप से हम डिटेक्ट कर पाते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से कि प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस चली है या नहीं चली है। स्पेक्ट्रा के अंदर हम पीक्स को देखते हैं, स्प्लिटिंग देखते हैं कि स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या है स्पेक्ट्रा के अंदर। उसी बेसिस के ऊपर हम बता पाएंगे कि इसके अंदर प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस चली थी या नहीं चल रही है। तो किस टाइप का हमारा सैंपल है, हम उसका पता लगा सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन के अंदर उसको भी स्टडी करना कि जब हमने स्पेक्ट्रा लिया उसका, वो लो टेम्परेचर के ऊपर लिया है या हाई टेम्परेचर के ऊपर लिया है। तो जो साइक्लोहेक्सेन होते हैं, हम पहले भी आपको ये डिस्कस करके बता चुके होते हैं, हाई टेम्परेचर जब होता है तो उसमें क्या होगा, जैसे हमने आपको बताया था जो साइक्लोहेक्सेन है उसके अंदर क्या होती है, देखो चेयर फॉर्म होती है। देखो इस टाइप से जो हम एक्सप्लेन करते हैं, इसके अंदर देखो अबोधी प्लेन लगा होता है,
ये आपके एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं, या बिलो द प्लेन है, ये एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं। ऑल्टरनेट प्रेजेंट हो, अबो द प्लेन, बिलो द प्लेन। फिर नेक्स्ट क्या आएगा बोलो, फिर अबो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। नेक्स्ट में क्या आएगा बोलो, अबो द प्लेन। फिर क्या आएगा, बिलो द प्लेन। फिर क्या आएगा, अबो द प्लेन। फिर क्या आएगा बोलो, ये बिलो द, ये आपके बिलो द प्लेन। ठीक है, तो इस टाइप से 6 ये आपके एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं, ऑल्टरनेटली भी प्रेजेंट होते हैं ये। उसके बाद 6 आपके इक्विटोरियल हाइड्रोजन होते हैं। तो ये तो सारे बोलो कौन थे, आपके एक्सियल हाइड्रोजन है, 6 एक्सियल हाइड्रोजन आपके। इसके बाद 6 कौन होंगे बोलो, आपके इक्विटोरियल हाइड्रोजन होंगे। तो जब लो टेम्परेचर होता है, तो लो टेम्परेचर के ऊपर तो क्या होगा, आपके जितने भी ये हाइड्रोजन है इक्विटोरियल और एक्सियल, ये सारे अपनी पोजीशन के ऊपर मेंटेन रहेंगे, जो जहां है वो वहीं रहेगा। तो इसलिए हमें 2 सिग्नल दिखाई देंगे लो टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो क्या होगा, इन एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले प्रोटॉन, इनके बीच में फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस चलती है, फ्लिपिंग हो जाती है। साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक प्रोसेस आती है फ्लिपिंग, फ्लिपिंग हो जाती है, एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल एंड सो ऑन, फास्ट प्रोसेस। तो दो टाइप का इनका केमिकल इन्वायरमेंट नहीं रहता है, एक ही टाइप का हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर साइक्लोहेक्सेन हमें एक ही सिग्नल देता है, ड्यू टू द फास्ट एक्सचेंज प्रोसेस, ड्यू टू द फ्लिपिंग प्रोसेस। तो at high temperature there occur the rapid chemical exchange between the axial hydrogen and the equatorial hydrogen, so all the hydrogen become equivalent, so they will give the only one signal। इसलिए ये क्या देंगे बोलो, सिर्फ एक ही सिग्नल देते हैं at the value of डेल्टा वैल्यू 1.43 ppm। ये हमें क्रैम करनी पड़ती है वैल्यू। देखो ये हमने दिखाया, देखो आपके एक्सियल हाइड्रोजन देखो रेड कलर से दिखा रखे थे, जब फ्लिपिंग प्रोसेस चली तो देखो ये यहाँ पे पहुंच गए, वो इक्वेटोरियल बन गए, देखो रेड वाले जाके, और ब्लू वाले रेड की जगह चले गए। तो ये हाई टेम्परेचर के ऊपर ऐसा हो जाता है, एक ही सिग्नल होता है। और लो टेम्परेचर कर देंगे तो एक्सियल एक्सियल रहेगा, इक्विटोरियल इक्विटोरियल रहेगा। इनके बीच की जो ये देखो ये फ्लिपिंग की जो प्रोसेस है, ये रुक जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगी। ये स्टॉप कब होती है, जब टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, लो। लो टेम्परेचर के ऊपर ये स्टॉप हो जाएगी, देखो हमने क्रॉस का साइन दिखाया। अगर हाई टेम्परेचर है तो देखो हमने क्रॉस का साइन हटा दिया, ये फ्लिपिंग प्रोसेस चलती रहेगी। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर हमें एक ही सिग्नल दिखता है, जबकि लो टेम्परेचर के ऊपर हमें ए और बी दोनों के सिग्नल दिखते हैं, एक 1.14 ppm के ऊपर और दूसरा हमारा 1.62 ppm के ऊपर। एक्सियल का 1.14 के ऊपर और इक्वेटोरियल का मतलब 1.62 के ऊपर, ऑन द बेस ऑफ देयर डी शील्डिंग इफेक्ट, वो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन आ जाती है रोटेशनल आइसोमर्स की। उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। देखो कैसे, हमने कोई कंपाउंड लिया, देखो ये हमारे पास कंपाउंड है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। देखो ये हमारे पास कंपाउंड था, देखो ये डाइब्रोम इथ लिख दिया, दोनों के ऊपर हमने बी आर लगा दिया। इसकी हमने सबसे पहले देखो फिशर प्रोजेक्शन ड्रा की, देखो इस टाइप से क्रॉस से हमने कार्बन को दिखा दिया, ये मान लीजिए हमने बी आर दिखा दिया, इधर हमने एच दिखा दिए। देखो ये किसी को एच ए कह सकते हैं, किसी को एच भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो फिर हमने देखो कैसे शो किया है, कैसे ड्रा करते हैं ये साहोर्स प्रोजेक्शन। देखो ये फ्रंट कार्बन होता है, ये रियर कार्बन होता है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर पहले आप पढ़ चुके होते हैं। फ्रंट और रियर कार्बन के बीच को देखो डायगोनल से शो करते हैं, देखो जो हमने ये डायगोनल शो कर दिया यहाँ पे डायगोनल से। उसके बाद जो फ्रंट कार्बन होता है, फ्रंट कार्बन जो ग्रुप नीचे है उसको नीचे दिखाया जाता है, देखो एच नीचे। जो ग्रुप लेफ्ट में है वो लेफ्ट में, जो राइट में है वो राइट में, देखो बी आर राइट में। बैक कार्बोनेटम के ऊपर क्या होता है, जो ग्रुप अबोव द प्लेन है देखो ऊपर है, ये एच ए हमने लिख दिया, तो एच ए ऊपर दिखा दिया। उसके बाद जो ग्रुप राइट में है, राइट राइट वाले को लेफ्ट, देखो लेफ्ट में बी आर आ गया, ये बी ये एच बी लिख दिया हमने, तो एच बी इधर आ गया। तो इस टाइप से जो हमारा कंपाउंड था उसकी हमने ये फिशर प्रोजेक्शन ड्रा की थी, और फिशर को हमने किस में कन्वर्ट करते हुए दिखाया आपको, साहोर्स के अंदर। क्लियर हो गया कि कैसे हमने ये साहोर्स प्रोजेक्शन ड्रा की है। अब जो साहोर्स है इसको एग्जैक्ट अगर हम शो करें तो न्यूमान के अंदर हम इसको दिखा सकते हैं। देखो न्यूमान में क्या करते हैं, जो फ्रंट कार्बोनेटम था ये आपके साहोर्स के अंदर, देखो ये इसको हमने डॉट से दिखाते हैं, इसको डॉट से दिखाते हैं, देखो ये डॉट से, जो जहां वैसे ही दिखा दिया। देखो बी आर, एच लेफ्ट में है, एच नीचे है। उसके बाद बैक वाला जो कार्बोनेटम था, रियर कार्बोनेटम था, देखो जो ये इसको सर्कल से दिखाते हैं, देखो सर्कल, और सर्कल की बाउंड्री से शो करते हैं। देखो एच ऊपर था, देखो हमने एच ऊपर दिखाया, फिर बी आर
ऐसा जहाँ पे जो है वो चीज ऐसे दिखा दी, तो ये आपकी न्यूमैन प्रोजेक्शन बन जाती है। अब हम देखो स्टडी क्या करना चाहते हैं इसके बाद के, जो 1,2 डाइब्रोमो इथेन है, वैसे तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो फास्ट आपकी रोटेशन होगी, जिसकी वजह से एक कार्बन एटम के ऊपर देखो जो 2 एच लगे हुए, देखो जो एच भी लिख दिया, दोनों की वजह से एक ही सिग्नल आएगा, बोथ आर केमिकली इक्विवेलेंट। लेकिन कब होते हैं? अंडर एट द रूम टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके ऊपर, तो हमें एक ही सिग्नल मिलता है। लेकिन अगर हम लो टेम्परेचर कर दें तो क्या होगा? लो टेम्परेचर कर देंगे तो देखो ऐसा होगा। ये तो पहली हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन आपके सामने शो की, इसमें आप ध्यान से देखिए जो एच बी है, हम सिर्फ किसके बारे में बता रहे हैं? बोलो एच बी को। एच बी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बोलो कैसे है? एच बी का इन्वायरमेंट क्या है? देखो एच बी को हम शो करें, एच बी का इन्वायरमेंट ऐसा है। अगर आप इसके ऊपर की साइड देखें, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन है? बोलो बी आर दिख रहा है। इसके एक साइड में बी आर है एच बी के, दूसरे साइड में कौन है? वहां पे एक एच है। तो इसका केमिकल इन्वायरमेंट हमने देखा, हो गया। फिर हमने देखी, देखो हमारी दूसरी स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं, ये 120 डिग्री की हमने मान लीजिए रोटेशन कर दी, यानी एच ए एच बी की जगह चला गया, एच बी देखो आगे क्लॉकवाइज की हमने एच ए एच बी की तरह, फ्रंट कार्नेटम डॉट वाले को हमने पोजीशन फिक्स रखी, तभी हम रोटेशन की है। तो देखो एच ए एच बी की जगह चला गया, एच बी यहाँ पे इस बी आर की जगह चला गया, बी आर एच ए की जगह चला गया। अब देखें, नाउ व्हाट इज द केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ एच बी इन द सेकंड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर 1, ये सेकंड स्ट्रक्चर 2, इसके अंदर एच बी का केमिकल इन्वायरमेंट हम दोबारा से देख रहे हैं। अब देखो इस एच बी के दोनों साइड में कौन है? एच है। बोलो कौन है? एच है। तो मीन्स जो स्ट्रक्चर 1 और जो स्ट्रक्चर 2 है, इन दोनों के अंदर जो केमिकल इन्वायरमेंट है एच बी का सेम नहीं है। और ये जो सेम नहीं है, इसको हम स्टडी क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए क्योंकि फास्ट फास्ट रोटेशन होती रहती है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर फास्ट रोटेशन की वजह से देखो ये 1 स्ट्रक्चर 2 में 2 1 में फास्ट आपस में चेंज होती रहती है, तो जिसकी वजह से हम इस इन्वायरमेंट को स्टडी नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से हमें एक ही सिग्नल मिलता है। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर आपके जो ये एच ए एच बी मीन्स जो एक ही कार्बन के ऊपर देखो ये जो दो प्रोटॉन आपके लगे हुए थे, दोनों के दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट सेम रहता है एट द रूम टेम्परेचर, ड्यू टू द फास्ट रोटेशन इन बिटवीन द सी एंड सी बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे फास्ट रोटेशन होगी ही, तो हमें एक ही सिग्नल मिलेगा। लेकिन अगर हम लेकिन तो हाई टेम्परेचर के ऊपर देखो हमें एक ही सिग्नल मिल गया एट द रूम टेम्परेचर, क्या मिल गया? हमें एक ही सिग्नल मिल गया, ठीक हो गया ना। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कर दें हाई, हाई की बजाय कर दे लो टेम्परेचर, तो क्या होगा? ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग होंगी। दोनों स्ट्रक्चर के अंदर जो एच बी प्रोटॉन है उसका इन्वायरमेंट सेम नहीं है, अलग है, एच ए से अलग है, ऐसे एच ए का भी हम देख सकते हैं, तो जिसकी वजह से दोनों अपना अलग अलग सिग्नल दिखाएंगे। एच ए का सिग्नल अलग आ जाएगा, एच बी का सिग्नल अलग आ जाएगा, क्योंकि दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट बोलो क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। क्लियर हो गया? तो इट मींस क्या है, वैसे तो हमेशा ही अंडर नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर ही हम स्टडी करते हैं अपना एनएमआर स्पेक्ट्रा, तो उसके अंदर तो हमें एक ही सिग्नल दिखाई देते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन है कि हम ये रोटेशनल आइसोमेरिज्म को भी स्टडी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो देखो एट हाई टेम्परेचर देयर occurs द वेरी रैपिड रोटेशन इन बिटवीन या अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड thus each of the proton on the same carbon atom will experience an averaged टाइम एवरेज्ड इन्वायरमेंट। टाइम एवरेज का मतलब यानी वो घूमता रहता है, तो इन्वायरमेंट एक ही जैसा रहता है। So all the hydrogen become equivalent, so the 1,2 dibromo ethane proton gives only one signal on the present on the same carbon atom। क्लियर हो गया? अब दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट हमने मोलिक्यूलली सिमेट्रिकल ले रखा था, तो वो तो एक ही सिग्नल लाना ही है, क्योंकि एक ही टाइप के प्रोटॉन है, क्योंकि 1 2 है, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक बी आर हमने लगा रखा है। लेकिन अब रूम टेम्परेचर की वजह हमने लो टेम्परेचर कर दिया, तो क्या हुआ? द रोटेशन बिटवीन सी एंड सी सिंगल बॉन्ड गेट रेस्ट्रिक्टेड टू सम एक्सटेंट, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, और इस वजह से ईच प्रोटॉन एक्सपीरियंस ए डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, सो द ऑल हाइड्रोजन आर नो लॉन्गर बी इक्विवेलेंट। इसलिए हमें देखो लो टेम्परेचर के ऊपर हमें दो सिग्नल मिले, ए और बी करके, इस टाइप से। क्लियर हो गया? तो हम रोटेशनल आइसोमेरिज्म को भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आ जाती है एप्लीकेशन कि वी कैन डिटरमाइन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द टोटोमर्स, मींस जो टोटोमेरिज्म जो प्रोसेस चलती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कंपाउंड ले लिया एसिटाइल एसीटोन, हमने ले लिया, कैसे नाम रखा? अगर हम इस ग्रुप को देखो छुपा देते, देखो इतने हिस्से को अगर हम छुपा दें, देखो इस हिस्से को अगर हम हाइड कर दें, तो यहाँ पे एच ही होता, तो ये पार्ट क्या होता? बोलो इतना पार्ट ये एसीटोन होता।
क्या होता बोलो, CH3CO CH3 एसीटोन होता। इसके ऊपर हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया, एसीटो ग्रुप लगा दिया, CH3CO, H हटा के CH3CO, सो नाउ कॉल्ड द एसिटाइल एसीटोन। इसको क्या कह देते हैं हम, इसको इसलिए हम कह देते हैं एसिटाइल एसीटोन। ये इसकी कीटो फॉर्म है। अब जब हम फर्दर प्रोसेस चलाते हैं टोटोमेरिज्म की, तो देखो उसमें क्या होता है, जो सी के ऊपर देखो जो ये 2H दिखा रखे, अगर हम एक H को हम ओपन फॉर्म के अंदर दिखा दें, देखो इस टाइप से एक H को हम यहाँ पे शो कर दें, तो जब टोटोमेरिज्म प्रोसेस चलेगी, कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है ये, बोलो कैसे, अल्फा हाइड्रोजन एटम एसिडिक होते हैं, आप पहले पढ़ चुके होते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, तो कार्बन के देखो 5 बॉन्ड हो गए, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, ये किसी भी साइड में कर सकते हैं, दोनों साइड में इन्वॉल्व होंगे, तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी कहलाता है। कैसा ग्रुप कहलाता है, यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है, बिकॉज इट इज फ्लैंक्ड, इट इज सराउंडेड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप, वन ऑन राइट वन ऑन लेफ्ट साइड, सो दीज आर इवन मच मोर एसिडिक हाइड्रोजन्स। जो इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो और भी ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि H लॉस करने के बाद इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, जैसे जो भी हम शो कर रहे हैं, मान लीजिए H हट गया, तो H के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी देखो यहीं पे रह गए कार्बन के पास, तो कार्बन आयन बन गया ये, तो कार्बन आयन अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो ये कंपाउंड होता है, ये आपके इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, दे आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द सिंपल आपके आपके कीटोन जो CH3CO CH3 था उसमें, क्योंकि एक ही साइड से फ्लैंक्ड होते हैं, यहाँ पे CH2 अल्फा हाइड्रोजन दे आर सराउंडेड बाय 2 कार्बोनिल ग्रुप्स, तो दो साइड में आपकी रेजोनेंस प्रोसेस चल जाती है, तो इसलिए इनको कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स। क्लियर हो गया। तो देखो ये रेजोनेंस प्रोसेस चली, और जिसकी वजह से ये क्या नाम है, रेजोनेंस कब कहते हैं, अगर H हट जाता है तो रेजोनेंस। अगर हम दो स्ट्रक्चर इस टाइप से बना दे कि इनके अंदर एटम की शिफ्टिंग दिखा रहे हैं, देखो C के ऊपर से H हटा और O के ऊपर देखो H जाके लग गया, नाउ द प्रोसेस कॉल्ड द टोटोमेरिज्म। क्या कहलाती बोलो, टोटोमेरिज्म, इन विच देयर अकर्स द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग विद द मूवमेंट ऑफ द और द शिफ्टिंग ऑफ द एटम, दोनों ही हो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, शिफ्टिंग ऑफ एटम भी हो फ्रॉम वन to another, one position to another position, then that process called the tautomerism। सिर्फ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती, कोई शिफ्टिंग ना होती एटम की, तो उससे आप रेजोनेंस कहते। तो ये पार्ट बन जाता है रेजोनेंस का इसके अंदर, तो जब हम मैकेनिज्म समझते हैं उसके दौरान, ओवरऑल दैट इज द टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन गई। अब हमें ये देखना है कि जो NMR स्पेक्ट्रा उसकी हेल्प से कि कौन ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, कौन कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। आपके एक कीटो फॉर्म है और दूसरी हमारी कौन सी फॉर्म बन गई बोलो, यहाँ पे ये हमारी इनोल फॉर्म बन गई, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो इन, OH आ गया तो ओल, तो इनोल कहते हैं आप इसे। तो अब आप बड़े ध्यान से देखिए, देखो जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास स्पेक्ट्रा है, देखो CH3 वाला सिग्नल आ गया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये, एक CH2 वाला सिग्नल आएगा, ये हमारी कीटो फॉर्म के अंदर है, बोलो कौन सी फॉर्म के अंदर है, ये हमारे कीटो फॉर्म के अंदर, अगर कीटो फॉर्म है तो। लेकिन क्योंकि हमारे पास तो रिएक्शन मिक्सचर होता है, हमारे पास जो एक ही जो मिक्सचर है उसी के अंदर कीटो फॉर्म भी इनोलिक फॉर्म भी है, तो CH3 वाले प्रोटॉन अपना सिग्नल देते हैं, CH2 वाले अपने देते हैं। इनोल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये CH2 नहीं रहा, ये डबल बॉन्ड CH बन गया। देखो ये जो CH2 था, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन थी यहाँ पे, वो क्या थी बोले, इसकी sp3 थी। ये जो यहाँ पे जो CH वाला है, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो चुकी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है। इसका मतलब ये जो कार्बन होगा, इसके ऊपर जो प्रोटॉन होगा, इसकी डी शील्डिंग ज्यादा होगी इस प्रोटॉन की। डी शील्डिंग मतलब हाई डेल्टा वैल्यू होनी चाहिए इसकी। तो देखो हमने इसकी हाई डेल्टा वैल्यू ही दिखाई है TMS से दूर, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने बताया कि कौन कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CH2 वाला है या CH वाला है। ये तो एक अलग इश्यू है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर कीटो और इनोल फॉर्म की परसेंटेज क्या है, किस रेशियो में ये प्रेजेंट है हमारे मिक्सचर के अंदर। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इंटीग्रेशन प्रोसेस की, देखो ये जो हम हाइट दिखा, ये हम इंटीग्रेशन प्रोसेस से पता चला कि 3.6, बी वाले की 0.24 और ए वाले सिग्नल की 0.48। ये इंटीग्रेशन प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हमने इंटीग्रेशन करके ये पता किया। उसके बाद हमने जो प्रोटॉन्स की यानी हमने इंटेंसिटी निकाली, तो इंटेंसिटी बोलो क्या है इनकी, देखो जीरो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको सभी से डिवाइड कर देते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ 2 कीटो CH2 प्रोटॉन्स 0.24 को किससे डिवाइड किया, 0.24 से 1 आ गई। इनोलिक प्रोटॉन्स 0.48 को 0.24 से डिवाइड किया तो 2 आ गई। यहाँ पे ये 15 आ गई। ये इंटेंसिटी आई है हाइट की। कोई इंटेंसिटी को सिर्फ यही
फैक्टर यानी नहीं अफेक्ट करते, और भी कई फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इंटेंसिटी हमारी अफेक्ट हो जाती है। उसके बाद हमें परसेंटेज कीटो फॉर्म निकालनी है। तो देखो परसेंटेज कीटो फॉर्म हम कैसे निकालते हैं, वो कुछ ऐसे निकालते हैं कि मान लीजिए जो हमारी इंटेंसिटी है मिथाइल प्रोटॉन्स की, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, इफ द इंटेंसिटी ऑफ द मिथाइल प्रोटॉन इज, देखो इफ इंटेंसिटी हम यहां पे लिखते हैं, देखो इफ इंटेंसिटी ऑफ मिथाइल प्रोटॉन is 15, then the intensity of CH2 protons is 1। देखो इनकी 15 है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है, बोलो 1। if the intensity of methyl proton is 1, then what is the intensity of CH2 proton? 1 by 15। क्लियर हो गया इतना। नाउ अब हम रेशियो देखते हैं ओरिजिनल कंपाउंड के अंदर। इस कंपाउंड के अंदर देखो जो आपके CH3 वाले प्रोटॉन है, CH3 इधर, CH3 इधर, बोलो कितने हैं, 6। और जो आपके CH2 वाले प्रोटॉन कितने, बोलो सिर्फ 2, 6/2। तो नाउ व्हाट इज द रेशियो, 6/2 का मतलब 3/1 मींस 3 है। तो इफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज 3, या इस पूरे को लिखना चाहे, अगर जो रेशियो है इनके बीच में बोलो 6/2 है, तो क्या आ जाएगा 1/15 मल्टीप्लाइड बाय 6/2। अगर आप परसेंटेज निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यही हमने ऊपर लिख रखा है, देखो परसेंटेज कीटो फॉर्म के अंदर 6/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/15 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो इज इक्वल टू नियरली 20%। तो जो अमाउंट होगी, जो अमाउंट देखी जाती है इंटीग्रेशन प्रोसेस के द्वारा, हमने इंटेंसिटी देखी, उनका एग्जिस्टेंस देखा, और एक्चुअल में थ्योरेटिकली हमने देखा, और फिर हमने ये देखो आपके सामने सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, और हमने ये आपको निकाल के दिखाया। तो परसेंटेज कीटो फॉर्म जो मिक्सचर है उसके अंदर कितनी रहेगी, ऑलमोस्ट 20%। सिमिलरली अगर हम परसेंटेज इनोलिक फॉर्म निकालें तो वो क्या आएगी, वो आएगी 80%, बिल्कुल ऐसे ही। तो देखो इसके अंदर देखें, ये 15, तो ये बोलो क्या था यहाँ पे, ये 2। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 1 लिखा था, देखो ये 1 यहाँ पे क्या लिख देंगे, बोलो ये हम 2 लिख देंगे, क्योंकि ये CH प्रोटॉन आ गए। इफ द इंटेंसिटी ऑफ CH3 proton is 15, then the intensity of CH protons बोलो कितनी है, बोलो 2। देखो 2 लिख दिया हमने आगे। If the intensity is 1, तो बोलो क्या आ जाएगा, 2/15। देखो यहाँ पे 2/15। उसी टाइप से रेशियो देखेंगे अब। देखो यहाँ पे ये 3 और 3 ये तो 6 ही है, लेकिन CH वाले प्रोटॉन देखो 1 हो चुके हैं, तो रेशियो बोलो क्या हो जाएगी, 6/1। देखो ऐसे, यही हमने देखो ऊपर लिखा परसेंटेज इनोल फॉर्म निकालते वक्त 6/1 मल्टीप्लाइड बाय आपके 2/15। देखो ये 2/15 हो चुका था, मल्टीप्लाइड बाय 100% निकल, तो नियरली 80%। तो इस टाइप से हम जो रिलेटिव अमाउंट है टोटोमर्स की, वो हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो इस टाइप से हमने इन डिटेल हमारी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफरेंट एप्लीकेशंस को आपने स्टडी किया। ये हमारे पीछे जितना भी हमने आपको पढ़ाया था उसके बेसिस का सारा कंक्लूजन था हमारा, और ये एप्लीकेशन के फॉर्म के अंदर था। सो थैंक यू वेरी मच।